थर्ड डे फाइनल डे जो सा वो शुरू हो चुका है। आज हम पर्टिकुलर मेडिसिन के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। 2 दिन के अंदर हमने डायग्नोसिस, हम कैसे अपने आप को बेहतर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोपैथिक डायग्नोज में पहुंच सकते हैं, उसके बारे में हमने 2 दिन चर्चा की। हम कैसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अदर सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट से, उसके ऊपर चर्चा की। इससे पहले मैं अपनी बातचीत की शुरुआत करूं, जो हरियाणा की लीडिंग टीम में जो सबसे पहले बंदे हैं हमारे साथ, जो डॉक्टर सुनील सहगल जी। जी सर। मैं इनके बारे में मैं आपको सब लोगों को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दूं। ये पर्टिकुलर स्किन सेगमेंट में आज की डेट में बहुत बढ़िया, बाकी कुछ और भी मतलब कि पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर वर्क कर रहे हैं, पर आज इनका जो स्किन की महारत है इनके पास, उसके ऊपर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये आपको अपने शब्दों में आपको बताएंगे कि ये कब से रविसन से जुड़े हैं और जब से रविसन से जुड़े हैं और अब तक इन्होंने किस मुकाम को हासिल किया, उसके बारे में ये आपसे अपना कुछ मिनटों के अंदर, 4-5 मिनट के अंदर आपसे ये शेयरिंग करेंगे। सो डॉक्टर सुनील सहगल जी, आपका वेलकम है अगेन। हमारे साथी लोग जो B4 बैच के कुछ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप उनके लिए कुछ अपना एक मोटिवेशन 5 मिनट की इनको आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर रह करके जो भी आपने हासिल किया, वो किस तरीके से आपने हासिल किया सर? नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सुनील सहगल, हरियाणा पानीपत से। एक्चुअली आज से 6 साल पहले हम लोग भी एलोपैथी प्रैक्टिस करते थे, और जैसे हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्टार्ट करी तो उसमें हमने मेडिसिन, बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी फार्मेसी यूज करी। वही होम्योपैथी वाला लेक्चर की भाई 230, तो उसमें बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन है। और आज भी कई इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर हैं जो आज तक इन्हीं कंफ्यूजन में उलझे पड़े हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एक रेविसन ऐसी फार्मा है जिसके अंदर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर है, ट्रीटमेंट क्लियर है, और रिजल्ट अभी तक रेविसन से अच्छे रिजल्ट किसी भी कंपनी की नहीं है। मैं अब तक कम से कम 10 से 15 फार्मेसी की मेडिसिन यूज कर चुका हूँ। और रही बात उन्नति की, तो सर जब से हम रेविसन से जुड़े हैं, इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत जो हमें इस परिवार ने यहाँ मिली है, हमें जिंदगी में कहीं नहीं मिली। और इसी की बदौलत, आज रेविसन की बदौलत, मैंने अपना पहले वाला सेंटर भी इंप्रूव किया है। ये जहां मैं इस समय बैठा हूँ, ये मेरा सेकंड सेटअप है, जहां मैं 2 घंटे सुबह 2 शाम को देता हूँ। तो रेविसन के अंदर अभी आप क्या है कि कंफ्यूजन छोड़िए। स्किन में आप क्या कहते हैं, स्किन में रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन स्किन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। आप सिर्फ स्किन के अंदर उसको समझ करके रेविसन की जो मेडिसिन है वो यूज कीजिए, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस समय बस रेविसन से अच्छी इस समय कोई मेडिसिन नहीं है, जिसके अंदर सब कुछ आपको मिलेगा। आपको पॉजिटिव डोज भी मिलेगी, आपको यहाँ न्यूट्रल मेडिसिन भी है, और आपको टेबलेट के रूप में नेगेटिव मेडिसिन भी मिली है। तो हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सर। वेरी गुड। डॉक्टर सहगल जी ने बड़े संक्षिप्त शब्दों में अपनी जो सक्सेस जर्नी से वो आप लोगों से शेयर की। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, सारे पार्टिसिपेंट से, जो रविसन परिवार, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि पूरे इंडिया में इस वक्त मोर देन 12,000 प्लस का ये रविसन परिवार है जो एक्टिवली काम कर रहा है। उसमें 500 जो हमारे आइकॉनिक रविसन आइकॉनिक क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल है, जो मैंने कल आपको बताया, रविसन सीरीज ऑफ आइकॉनिक क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल। ये 2 सेंटर भी हमारे जो है वो हरियाणा में, और सेंटर भी हैं ऑथराइज, सपोर्टेड बाय रविसन, बट ये 2 वो सेंटर हैं जो आज की डेट में हरियाणा को लीड कर रहे हैं। इसलिए मैंने, और ये जरूर आज ही के दिन में नहीं कि आज ही इनसे आपकी मुलाकात होगी, आपको ग्रुप के अंदर हमारी जो रविसन की लीडिंग टीम है, जो हमारी कंसल्टेंसी, जो कस्टमर केयर सेंटर के साथ जुड़ी हुई टीम है, उन सब लोगों के नंबर आपको मिलेंगे। अब डायरेक्टर अपना जो सब, इन लोगों से कहीं आपको स्किन की प्रॉब्लम आती है, आप डॉक्टर सहगल को फोन करके इनसे आप सेवाएं ले सकते हैं। कहीं आपको इनफर्टिलिटी की बात आती है, मिसेस कटारिया आज जुड़ चुकी हैं फिर दोबारा से, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि वो अपने शेड्यूल से टाइम दे पा रहे हैं। फिर उसके बाद उनसे आप बात कर सकते हो। डॉक्टर कटारिया खुद जो है इस वक्त बड़े अच्छे तरीके से किडनी फेलियर्स, लिवर के ऊपर और 2-3 जो मेन समस्या है उनके ऊपर काम करे, वो भी आपको पूरा इनका डेजिग्नेशन मिल जाएगा। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच में
डॉक्टर राजेश कुमार जी सिरसा से हैं। ये हमारे रविसन के मेडिसिन वेस्ट के ऊपर, यानी कि ये हमारी रविसन की एक अच्छी एजेंसी आज होल्ड करते हैं, प्लस अपना एक बहुत बढ़िया सेंटर। आपको रविसन ग्रुप में एक बहुत बढ़िया चीज, अच्छी चीज ये मिलेगी, जितने डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, चाहे वो एजेंसी होल्डर हों, चाहे वो फार्मेसी से जुड़े हुए हों, मगर वो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस जरूर करते होंगे। ये एक गुड पॉइंट आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी फार्मेसी ऐसी होंगी, वो सिर्फ उनके जो मतलब लीडिंग पर्सन रहेंगे या उनके जो ऑनर रहेंगे, वो क्या है कि वो आपको सिर्फ मेडिसिन सेल के बारे में तो बता सकते हैं, मगर वो सेल्फ प्रैक्टिस में आज तक उन लोगों में से मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। तो रविसन में इंक्लूडिंग मी, मैं भी आज तक एक्टिव प्रैक्टिस में हूँ। जैसे मैंने आप बोला कि मेरी मॉर्निंग 10 to 1:30 मेरी कंसल्टेंसी रहती है। आजकल कोविड में 1 बजे तक मैं देता हूँ, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको टेक्निकली प्रैक्टिकली जो चीजें हम आपको बता सकते हैं वो आपको दूसरी फार्मेसी वाले बताएंगे जरूर, मगर जब उसकी आप वेरिफिकेशन करोगे तो उसमें आपको ज्यादा वो प्रैक्टिकल ट्रुथ सामने नजर नहीं आएगा। तो इस करके मैं कहना चाहूंगा कि आप रविसन के साथ जुड़ करके आप इन मल्टी डायमेंशनल होकर के आप सोच सकते हैं। आप ना केवल अपने IQ लेवल को, प्रैक्टिकल लेवल को भी एक अगले स्टेप तक ले जाने में रविसन परिवार की हेल्प ले सकते हैं, राइट। अभी मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिरसा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वो अपनी जो रविसन इंडिया इलेक्ट्रोमी फार्मा के साथ उनकी जर्नी रही है अब तक की, वो उसके बारे में अपना 5 मिनट का एक मोटिवेशन जो है वो एक पॉइंट हमारे पार्टिसिपेंट के लिए प्रस्तुत करेंगे सर। जी, सभी डॉक्टर साहिबान को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिरसा हरियाणा से। तो सर, मैं रेविसन टीम से जब मैं जुड़ा था तो मैं इसका सारा श्रेय अपने डॉक्टर कटारिया जी को, मैडम जस्सी कटारिया जी को दूंगा। आज से 3 साल पहले जब मैंने रेविसन ग्रुप ज्वाइन किया था, तो उस टाइम से लेके अब तब तक का जो 3 साल का जो मैंने टाइम स्पेंड किया रेविसन ग्रुप के साथ, तो एक ये बहुत ही चमत्कारी पल रहे मेरे लिए, बहुत ही अमेजिंग। तो जब मैंने रेविसन ग्रुप को, एडीएमए टीम को ज्वाइन किया, तो उस टाइम से और आज के मेरी जो मंथली इनकम की अगर मैं बात करता हूं, तो मेरी आज की मंथली इनकम 2 से 3 लाख के बीच की है। वो हो क्यों पाई है, हम कैसे पहुंचे इस चीज तक? सबसे पहली बात तो हमने इस टीम के अंदर क्या देखा, जैसे भी डॉक्टर साहब जी ने बताया, कोई भी पर्दा नहीं है। किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी डिजीज के लिए आप बेझिझक किसी भी डॉक्टर से बात कर सकते हो, आपको पूरा कोऑपरेट किया जाता है। और दूसरे नंबर पे जो रेविसन ग्रुप, जो रेविसन फार्मा की जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं सर। ऐसे रिजल्ट्स जो हमारे को मिल पा रहे कभी सोचा नहीं था। कुछ किसी भी फील्ड में है, मैं ज्यादातर जो काम करता हूँ गॉल ब्लैडर स्टोन पे ज्यादातर काम करता हूँ, लेकिन उसके अलावा भी स्किन प्रॉब्लम, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम से, या आजकल जो कोरोना वायरस चला हुआ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कोई भी है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल पा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर कटारिया जी का, जिन्होंने इतनी अच्छे रेविसन फार्मा कंपनी से, एडीएमए टीम से हमारे को मिलवाया। और आज के टाइम और उस टाइम के लिए अगर हम कंडीशंस को अगर कंपेयर करते हैं, मान सम्मान की अगर बात करते हैं, इनकम का जो बात करते हैं, तो जी बहुत ही जबरदस्त। तो मैं सभी डॉक्टर साहिबान को कहूंगा जी, रिजल्ट्स की कोई भी कमी नहीं है, चाहे वो कोई भी डिजीज हो, बस जरूरत है तो समझने की। जैसे डॉक्टर संजीव शर्मा जी बैच स्टार्ट कर रहे हैं, पहले भी हमने क्लासेस ज्वाइन किए डॉक्टर साहब की, प्रॉपरली एक मेडिसिन को समझना, डिजीज, डायग्नोज, डायल्यूशन, इनको हमने देखना है। और जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं, बस तो सिर्फ हमने फॉलो करना है, ज्यादा करने की कोई जरूरत है ही नहीं। सब प्यार किया हमारे को दिया जाता है, बस हमने जरूरत है तो उसको यूज करनी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ रेविसन ग्रुप का, एडीएमए टीम का, डॉक्टर कटारिया सर का, जो पूरी हमारी एडीएमए टीम है, जो हमारे हर टाइम हमारे साथ खड़ी रहती है। और अपने डॉक्टर सुनील सहगल जी जो हमारे मोटिवेटर हैं हरियाणा के, तो जी मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर संजीव सर। वेल डन, बहुत बढ़िया, आपने बड़े अच्छे नपे तोले शब्दों में हमारे पार्टिसिपेंट्स के सामने अपनी एक सक्सेस स्टोरी को जो सब वो शेयर किया।
दोस्तों, सक्सेस स्टोरी शेयर करने के पीछे हमारा सिर्फ एक ही पर्पज रहता है कि आपको ये रहे कि जो रविसन परिवार है इस वक्त ये पूरे इंडिया के अंदर जो सब वो एक अलग अपनी इमेज बना करके और अलग सिस्टम से अलग तरीके से काम करने का एक मादा रखता है। ये 4 बिंदु मैंने आपको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के बताए हैं। इसमें से सबसे पहला जो अहम बिंदु है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज। डायग्नोज ऑफ डिजीज आपने कर लिया, आपको टेम्परामेंटल स्टडी ने आपको हेल्प किया, आपको पल्स डायग्नोसिस ने आपको हेल्प किया, आपको अल्टीमेट आपके पास एक डायग्नोज आ गया। उस डायग्नोसिस के बाद आपके पास अब उस बीमारी की क्लास को पहचानना है, राइट? क्या वो क्लास कौन सी क्लास किसको हम बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज किसको बोलते हैं? 3 टाइप में जो उनसे वो क्लासेस ऑफ डिजीज होती है, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। ये 3 टाइप की ही क्लासेस आपको मिलेंगी एवरी टाइप ऑफ डिजीज के अंदर। हर बीमारी में या तो वो एक्यूट होगा या सब एक्यूट होगा या क्रॉनिक होगा। अब जो एक्यूट डिजीज है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रो होम्योपैथी उसको पॉजिटिव डिजीज इन नेचर माना गया है। एक्यूट को क्या माना गया? पॉजिटिव इन नेचर। और जो सब एक्यूट है उसको माना गया क्रॉनिक इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर। 3rd नंबर पे क्रॉनिक डिजीज जो 3rd कैटेगरी है उसको नेगेटिव इन नेचर माना गया है। अब आजकल एक पिछले कुछ 2-3 साल से एक नया फंडा स्टार्ट कर दिया लोगों ने, वो कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैं बोलना चाहूंगा इन शॉर्ट कि इलेक्ट्रो जो वर्ड निकला है निकला ही पॉजिटिव नेगेटिव से है। अगर मैटी जी को 2 पोल ऑफ द बॉडी पॉजिटिव एंड नेगेटिव के ऊपर उनका कोई कंसंट्रेशन नहीं होता तो वो इस सिस्टम का नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही ना रखते, राइट? जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी उन्होंने नाम रखा, दिस मीन्स कि इस सिस्टम में इलेक्ट्रो वर्ड की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस कहाँ शो होती है? अगर हम रेयरली स्टडी करें, जो एक्यूट डिजीज होती है, क्लास ऑफ डिजीज होती है, वो हमेशा पॉजिटिव इन नेचर होती है, उसके इम्पैक्ट पॉजिटिव होते हैं। और पॉजिटिव इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें नेगेटिव इम्पैक्टेड मेडिसिन या डाइल्यूशन को लेना पड़ेगा। अगर आप न्यूट्रलाइज कर रहे हैं उसको, मैंने बोला ना, ब्लड और लिम्फ की इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इस सब्जेक्ट इन मेडिसिन के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बोथ ब्लड एंड लिम्फ। वो अगर ब्लड को हम पॉजिटिव इन नेचर मान करके चलते हैं और लिम्फ को नेगेटिव इन नेचर मान करके चलते हैं, दोनों के ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल को ही न्यूट्रलाइज करके एक इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रिएट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इलेक्ट्रो वर्ड का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। जो पर्सन इस मतलब कि सिस्टम, इस वर्ड की महत्ता, इसके इंपॉर्टेंस को दरकिनार करता है दोस्तों, उसको अच्छे रिजल्ट इलेक्ट्रोपैथी के अंदर नहीं मिल सकते हैं। दोस्तों, रविसन आपको ये क्लेम नहीं, 100% पिछले 10 से 12 साल के अंदर, खास करके 2008 के बाद ये प्रूव कर चुका है कि मेरे को किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 2 पे आगे बारी आती है डाइल्यूशन की। जैसे मान लो मैंने बोला क्लास ऑफ जो डिजीज हमें पता चल गया, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। फिर 2nd नंबर के उसके अकॉर्डिंग हमने डाइल्यूशन क्या सिलेक्ट करना है। अगर पॉजिटिव डिजीज है उसके लिए आप पॉजिटिव डाइल्यूशन अगर सिलेक्ट करोगे तो होगा तो कुछ नहीं। आज की मेडिसिन के मैटी की मेडिसिन के अनुसार मैं आपको एक बात और जोड़ दूंगा, रिएक्शन, एग्रावेशन, ये दोनों चीजें अलग रह जाती हैं। एक होती एक्टिवेशन ऑफ सिम्टम कि आप वो सिर्फ डॉक्टर ही जज कर सकता है, पेशेंट को ऐसा कुछ नहीं महसूस, उसको हल्का फुल्का थोड़ा सा चेंज बॉडी में नजर आता है जब एक्टिवेशन ऑफ सिम्टम होता है। अगर आपने पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव डोज दे दिया तो ज्यादा से ज्यादा उसको एक्टिवेशन ऑफ सिम्टम मिल सकती है, मगर ना तो उसको एग्रावेशन आपको देखने को मिलेगी, ना ही उसको कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब रिएक्शन और एग्रावेशन के अंदर भी आप थोड़ा अंतर अपना समझने की कोशिश करो, राइट? तो उसमें क्या है, जो रिएक्शन होता है उसको जो रोकने के लिए उसका जो एंटीडोट होता है वो टोटली उसके एंटी होता है। एंटी होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन तो हुआ जेंटामाइसिन से, रिएक्शन तो हुआ पैरासिटामोल से, उनके लिए वो स्टीरॉयड दे देंगे, या तो आपको जो भी हाइड्रोकोर्टिसोन है वो दे देंगे, या फिर आपको एंटी एलर्जिक ड्रग्स लाइक पुराने टाइम में एविल आया करती थी, आज सिट्रिजिन आती है, लेवोसिट्रिजिन आती है। तो उसको रिएक्शन हुआ ना, तो रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो टोटली उनका कंसेप्ट डिफर चला जाता है। एग्रावेशन, अगर होम्योपैथी के अंदर, ये वर्ड होम्योपैथी के अंदर डील करता है, अगर
आपकी कोई मेडिसिन आपको एग्रावेट कर जाती है तो उसमें भी जो उसका एंटीडोट है वो कभी सेम मेडिसिन आपको देखने को नहीं मिलेगी, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको एलियम सेपा से रिएक्शन कोई एग्रावेशन हो गया तो वो उसके रिएक्शन को कट करने के लिए आपको एलियम सेपा नहीं देंगे होम्योपैथी के अकॉर्डिंग, उसके लिए भी वो अलग ड्रग को, हाँ, मगर उसको न्यूट्रलाइज करके वो एग्रावेशन को सेम सिम्टम के ऊपर ला करके खड़ा कर देते हैं। एग्रावेशन का मतलब क्या, आपको खांसी हो रही थी, आपको मेडिसिन दी गई, खांसी तो हो ही रही है आपकी, तो उसके लिए क्या आपको बॉडी के ऊपर एलर्जी आनी शुरू होगी, मान लीजिए एक छोटा सा पॉइंट है, तो वो क्या करेंगे, उस एलर्जी को खत्म करके आपकी बीमारी को दोबारा कफ के ऊपर यानी कि खांसी के ऊपर लेकर के आएंगे, सिम्टम के ऊपर लेकर के आएंगे। इलेक्ट्रोपैथी में ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोपैथी में अगर कभी एक्टिवेशन ऑफ सिम्टम हो भी जाती है तो उस कंडीशन में भी आपको उसका एंटीडोट, कोई एंटी मेडिसिन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर S1 ने उसको मतलब कि उनके सिम्टम को एक्टिवेट किया तो पहला पॉइंट तो यह है कि आप आधा पौना घंटा अगर सेम पेशेंट में इंतजार करोगे तो वो खुद ही अपने सिम्टम न्यूट्रलाइज कर लेगा, बॉडी आपकी न्यूट्रलाइज कर लेगी, उसमें आपको किसी भी मेडिसिन की सिलेक्शन देने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ विजिबल इंपैक्ट आ गया, कुछ ऐसा इंपैक्ट आ गया जो पेशेंट को भी नजर आना शुरू हो गया, उस कंडीशन में आपको उसके एक्टिवेशन को जल्दी न्यूट्रलाइज करना है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, अगर मैंने S1 मेडिसिन दी उसके कारण वो एक्टिवेशन ऑफ सिम्टम बना तो दोस्तों S1 के ही डाइल्यूशन को, अगर मैंने पहले D6 दिया था, मान लो उसको थर्ड डाइल्यूशन दिया, तो उसके एक्टिवेशन को रोकने के लिए मेरे को D4 में चले जाना चाहिए। अगर मैं D4 पहले दे चुका हूं तो मेरे को D5 के अंदर आ जाना चाहिए। अगर मैं D5 ऑलरेडी दे चुका हूं, मान लो उसी से उसकी एक्टिवेशन हुई, तो मेरे को D6 के अंदर चले जाना चाहिए। S1 के रिएक्टिफिकेशन का काम भी S1 ही करेगा। S1 की रिएक्टिवेशन का जो काम है वो L1 नहीं करेगा, वो A3 नहीं करेगा। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी और खास करके हमारे जो रेमडियल सिस्टम मैटी जी ने बनाया, ये 100% जो सा वो जिसको हम बोलते हैं कि एक सम, यानी कि उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। आज भी कई बार बहुत सारे पेशेंट जिनके घरों में बच्चे होते हैं, मान लीजिए, वो क्या करते हैं, मेडिसिन उठा करके ले लेते हैं। उन पेरेंट्स का एकदम से डर के मारे फोन आता है कि अरे सर, शर्मा सर, मेडिसिन ले ली बच्चे ने तो कुछ होगा तो नहीं। हम लोग कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, उनको 10-15 मिनट तक सोने दो, बच्चे को थोड़ा सा पानी खोला दीजिए, पेशाब आएगा, अगले आधे पौने घंटे के अंदर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज तक कभी हमने इसकी मोर्टेलिटीज यानी कि ऐसा कोई भी एक्टिवेशन ऑफ सिम्टम नहीं देखा जिसके जरिए मैं आपको ये प्रूव कर सकूं कि इसको लेने से, इलेक्ट्रोपैथी रेयर मेडिसिन को लेने से किसी को रिएक्शन होने के बाद या एक्टिवेशन होने के बाद उसकी डेथ हुई हो। ऐसा हमारे सामने अभी तक मेरी कम से कम पिछले 30 से 32 साल की जो प्रैक्टिस है, मान लो, और मेरा जो फार्मेसी का 30+ साल का जो कैरियर है, आज तक मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, एक टाइम ऐसा था जरूर 2008 से पहले, जब दोस्तों हमारे प्रोडक्ट में भी इलेक्ट्रोपैथी की जो रविसन भी प्रोडक्ट बना था उसमें एग्रावेशन होती थी। हालांकि हमने कभी भी होम्योपैथी टिंचर को इस्तेमाल नहीं किया, पर जब तक उसमें प्रोटोकॉल जो हम इस्तेमाल कर रहे थे वो वही कर रहे थे जो होम्योपैथी के सेकंड स्टेप तक जो सब वो उसका टिंचर बनाने का जो काम करते थे, हमारा भी जो मेडिसिन का एस्पेक्ट होता था वो टिंचर बनाने तक को फॉलो करता था, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं था जहां से हम ये सीख पाए कि हमारी मेडिसिन के अंदर जो कंप्लीट मेटेरियल फॉर्मूला वो क्या है। ये तो तब हमारी स्टोरी पूरी अनफोल्ड हुई जब 2008 में हमारी एक इंडिया की टीम, जिसका मैं भी एक मतलब कि पार्टिसिपेंट रहा हूं, 2008 सितंबर में, उस वक्त हमें पता चला जब इटली में जाकर के हमने पाया कि नहीं, हम जो मेडिसिन बना रहे हैं अगर वो 3 पार्ट में मेडिसिन बनती है, 1, 2, 3 में, हम 2 पार्ट तो बना रहे हैं पर तीसरा पार्ट उसमें हम नहीं बना रहे हैं। जब हमने तीसरा पार्ट 2009-2010 में कंप्लीट किया दोस्तों, उसके बाद आज तक भी पीछे पलट करके हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि कोई एक्टिवेशन एग्रावेशन तक पहुंचा, ऐसा हमने नहीं देखा। दिस मीन्स कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन 100% मेटिस फॉर्मूला के ऊपर बनी हुई, वो एक्टिवेशन ऑफ सिम्टम तक ही सीमित रहती हैं, आगे एग्रावेशन या रिएक्शन में वो नहीं जाती। ये भी एक सबसे बड़ी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन की पहचान है। अगर कोई मेडिसिन आपको मिली वो एग्रावेट कर गई तो आप तुरंत समझाइए कि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ट्रू मेडिसिन नहीं है। तो इसी तरीके से करके आपको ये सारी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। चर्चा चल रही थी कि मैंने बोला कि 3 टाइप के डिजीज, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक। एक्यूट पॉजिटिव
सब एक्यूट, न्यूट्रल, क्रोनिक, नेगेटिव। अब इसके आगे ही हमें डाइल्यूशन अगर पॉजिटिव है तो उसके रेसिप्रोकल डाइल्यूशन चाहिए ना हमें, मेडिसिन जो हमने सेलेक्ट की, राइट। उससे पहले उसके बाद जो सबसे बड़ा काम आता है डाइल्यूशन का। अब सबसे पहले मैं डाइल्यूशन और डोज तक की जर्नी को पूरा करता हूं, फिर मैं उसके बाद आपको फार्मूला बनाने की मेडिसिन की बेसिक के बारे में आपसे मैं शेयरिंग करता हूं। एक्यूट डाइल्यूशन के सामने, एक्यूट डिजीज के सामने जो डाइल्यूशन आएगा, हाइफन डाल करके आप लिख रहे हैं एक्यूट के अंदर, आप लिखिए अपनी कॉपी में एक्यूट विद इन ब्रैकेट पॉजिटिव, हाइफन डालो, आगे लिखो D6 और उसकी विद इन ब्रैकेट लिखो, D6 के विद इन ब्रैकेट लिखो नेगेटिव इन नेचर, हाइफन डाल करके D6 को ही थर्ड डाइल्यूशन बोला जाता है। तो अब क्या इसकी एक लाइन की स्टोरी पूरी होगी कि हमने पॉजिटिव डिजीज के लिए नेगेटिव डाइल्यूशन ले लिया। नेगेटिव डाइल्यूशन कौन सा बना हमारा? D6 को ही हम बोलते हैं थर्ड डाइल्यूशन। इसका मतलब जो D6 थर्ड डाइल्यूशन है वो नेगेटिव इन नेचर है, उसको हम पॉजिटिव इन नेचर डिजीज के साथ उसको दे दिया। डॉक्टर साहिबान, इंडिया में यहां भी थोड़ा सा एक मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि 1, 2, 3 ये 3 नंबर तक के डाइल्यूशन जो से वो पॉजिटिव होते हैं और 3 से लेकर के 7 नंबर तक जो से वो न्यूट्रल होते हैं और 7 से लेकर के 10 या उससे आगे जितने भी डाइल्यूशन बनते हैं वो नेगेटिव होते हैं। डॉक्टर साहिबान, मैटी जी ने कहा ये लिखा है? जो मैं आपसे बात बोल रहा हूं वो तो मैं आपको उसका प्रूफ दिखा सकता हूं। आपको मैं कुछ मैटी जी की ओरिजिनल बुक है, एक उनकी बादे मेकम बुक है, 44 पेज की वो बुक है, उसको गाइड ऑफ इलेक्ट्रोपैथी न्यू मेडिकल साइंस करके भी बोलते हैं। उसके मैं कुछ पन्ने आपको मैं व्हाट्सएप कराऊंगा, आप उसमें देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 डायरेक्शन से ऊपर मैटी जी ने कभी जाने की सलाह नहीं दी है। तो ये लोग 30 में और 1000 में कैसे पहुंच गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो रही है। वो गड़बड़ ये हो रही है कि जिसके कारण हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो भ्रमित हो रहे हैं, डाउटेड हो रहे हैं। उनको या तो उस चैनल पे जाकर के मेडिसिन के रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो वो उल्टा सीधा अनाप शनाप जो है वो सिस्टम को बोलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन में तो जान ही नहीं है, इसकी तो मेडिसिन काम ही नहीं करती है। अगर काम नहीं करती है तो ये सिस्टम डेवलप होते होते मेरे या आप तक पहुंच कैसे गया? हमने तो पैदा किया नहीं इस सिस्टम को। अगर सिस्टम को पैदा करने वाले ने इसको किया तो उसके रिजल्ट हमें मिलते रहे, तभी तो हम आगे बढ़ते रहे हैं ना। मगर शर्त वही कि मैटी के फार्मूला को कितने लोग फॉलो करते हैं उसके बारे में हमें जरूर जो है वो देखना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? एक इकलौता डाइल्यूशन एक परफेक्ट डिजीज ऑफ क्लास के लिए बना दिया गया। अगर वो एक्यूट डिजीज है, चाहे बच्चे में है, चाहे बड़े में है, चाहे मतलब कि एडोलेसेंस में है, किसी भी एज में अगर एक्यूट डिजीज है तो दोस्तों डाइल्यूशन तो एक्यूट डिजीज में D6 ही आपको सिलेक्ट करना है। कितना सिंप्लीफाइड सब्जेक्ट है ये। अगर मैं ये बोलूं नहीं, अगर बच्चा है तो उसमें 30वां डाइल्यूशन करो, अगर बड़ा तो उसमें 200वां करो, अगर बुजुर्ग है तो उसमें 1000वां करो, अगर फलां जवान है तो उसके लिए आप 1Q 1M कर दो। तो आपके लिए एक ही डिजीज के लिए कितने डाइल्यूशन आपके पास आ गए या कितनी पोटेंसी आपके पास आ गई। जब मैटी जी ने एक शब्द बोला कि हेल्थ इनटू योर पॉकेट, तो भैया एक ही समस्या के लिए मैं 25 डाइल्यूशन अपनी जेब में लेकर के नहीं चल सकता। मैं किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए एक ही डाइल्यूशन अपनी जेब में लेकर के चलूंगा तो मेरी हेल्थ है उसमें ये मेडिसिन हेल्प करेगी। सेकंड नंबर आपका सब एक्यूट, विद इन ब्रैकेट आपने लिखा न्यूट्रल, हाइफन डाल करके लिखो D5। 3 नंबर क्रोनिक, मैंने बोला नेगेटिव इन नेचर, हाइफन डाल करके उसको लिखो D4। D4 की विद इन ब्रैकेट लिखो पॉजिटिव इन नेचर और D4 को ही हम फर्स्ट डाइल्यूशन भी बोलते हैं। ये सिलेक्शन ऑफ डाइल्यूशन होगी अकॉर्डिंग टू डिजीज। पहले आपको डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर डिजीज की क्लास के आपको पता चल जाती है तो आपको आगे डाइल्यूशन भी आप पता चल गया कि D6 मैंने एक्यूट के अंदर देना है, D5 मैंने न्यूट्रल के अंदर देना है यानी सब एक्यूट के अंदर देना है और D4 मैंने हमारे क्रोनिक डिजीज के अंदर देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने 3 पेशेंट है, एक टाइफाइड फीवर वाला है, एक मेरे पास जो सा वो कॉमन फीवर वाला है, एक मेरे पास हे फीवर या उसको आप येलो फीवर बोल सकते हैं। 3 पेशेंट बैठे हुए हैं, तीनों में जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है वो बदलने वाली नहीं है, राइट। मगर यहां डाइल्यूशन चेंज हो जाएगा। अगर
एक्यूट फीवर में यानी कि कॉमन फीवर के अंदर आप D6 में देंगे, फार्मूला वही सेम रहेगा, राइट। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर अगर उसको टाइफाइड फीवर हो गया, वो सब एक्यूट में आ गया मेरे अकॉर्डिंग मान लीजिए, तो मेरे को उसमें D5 ही देना है। अगर हे फीवर में चला गया उसके अंदर मेरे को D4 यानी कि फर्स्ट डाइल्यूशन ही देना है, क्योंकि जो हे फीवर है वो नेगेटिव के अंदर, क्रोनिक के अंदर चला गया। तो इसका मतलब ये जो मैंने एग्जांपल ली, इसके अंदर ना तो कहीं किसी स्टेज पे मेडिसिन बदल रही है, अगर बदलता तो डाइल्यूशन बदलता है। अदर एग्जांपल, मान लो मेरे पास 3 फीवर के पेशेंट है, तीनों को 102 फीवर है, एक्यूट फीवर है, अभी हुआ वायरल फीवर है, तो तीनों में ना तो फार्मूला चेंज होगा ना ही डाइल्यूशन चेंज होगा। अगर मैं उसको D6 देने वाला हूं तो मैं बच्चे को भी D6 दूंगा और मैं बड़े को भी D6 दूंगा, और उसके बाद मैं जो बुजुर्ग है उसको भी D6 दूंगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया कि जब सेम कैटेगरी ऑफ डिजीज है उसमें सेम कैटेगरी ऑफ डाइल्यूशन और सेम रेमेडी रहती है, उसमें कुछ नहीं बदलता है। अगर मैं एक फीवर के केस में कुछ और देता हूं, मान लो मैं फीवर में कॉमन फार्मूला दूं F1A3 येलो इलेक्ट्रिसिटी, तो बच्चे को भी वही दूंगा, जवान को भी वही दूंगा और बूढ़े को भी वही दूंगा। तीनों को 102 फीवर है तो तीनों को मैं वो सेम फार्मूला दूंगा और D6 के अंदर ही दूंगा, मैं उसका डाइल्यूशन भी चेंज नहीं करूंगा। तो अब क्या हुआ, कैटेगरी ऑफ डिजीज के सामने कैटेगरी ऑफ डाइल्यूशन आ गया। यहां तक आपकी बात सेकंड पॉइंट तक, सेकंड लेवल तक क्लियर हो गई। थर्ड लेवल पे फिर आता है डाइल्यूशन, जितना भी जो बनते हैं हमारे, उसको हमने डोज के अंदर चेंज करना। अब जो डोज होता है दोस्तों, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है क्वांटिटी ऑफ डोज, कि हमारे जो हमने वो डाइल्यूशन बना लिया, चाहे D6 में बनाया, 4 में बनाया, 5 में बनाया, अब उसकी क्वांटिटी कितनी देनी है हमने। तो 1 दिन से लेकर के 10 साल तक के बच्चे को, जितने साल का वो बच्चा है उतनी ही आपने ड्रॉप्स, बूंदे उस डाइल्यूशन की उसको देनी है। अगर D6 बना लिया, मैंने बोला फीवर है D6 में देना है, 5 साल का बच्चा है, तो मैंने क्या किया, 5 बूंद दिन में उसको 3 से 4 बार, मैक्सिमम 4 बार मतलब कम से कम 3 बार उसको स्टैंडर्ड डोज देना ही है, सवेर दोपहर शाम करके, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मैंने उसके लिए डाइल्यूशन डोज सिलेक्ट किया, कितने, 1 दिन के बच्चे से लेकर के इस दुनिया में जब बच्चा आ गया अप टू 10 ईयर, जितने साल का वो बच्चा है उतने ही ड्रॉप्स आपको उसको देने हैं। 9 साल का बच्चा तो 8-9 ड्रॉप दे दीजिए, 7 साल का बच्चा तो 6-7 ड्रॉप दे दीजिए। इस तरीके से करके जो 10 साल से प्लस उम्र अनटू डेथ, हमारे इस दुनिया से चले जाने तक का जो वो सफर होता है, उसके बीच में आपको स्टैंडर्ड डोज 10 to 15 ड्रॉप्स ही रहता है। वो एज के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगा, वो हमारी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस होता है। 5 साल का बच्चा, उसकी डेवलपमेंट 5 साल की है, और जितने हमारे बॉडी के मेजर ऑर्गन है वो 10 से 12 साल तक टोटल डेवलप हो चुके होते हैं, अपनी परिपक्वता जो मेच्योरिटी के अंदर आ चुके होते हैं। अगर 10 साल के बाद, 12 साल के बाद कोई चीज बढ़ती है तो सिर्फ हाइट यानी कि स्केलेटल सिस्टम प्लस उसके साथ हमारा जो बॉडी मास है यानी कि विड्थ, हमारी हाइट और विड्थ, ये दोनों चीजें बढ़ती हैं। उसके अलावा जो ब्रेन हमारा डेवलप कर गया 10 साल तक, वो हो गया। उसके बाद नॉर्मल पर्सन में ब्रेन आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मतलब कि हमारा लिवर बन गया, हार्ट बन गया, वो जितना है 10 साल 12 साल के बाद उसकी बढ़ोतरी बंद हो जाएगी। केवल स्केलेटल सिस्टम जो है, वो बोन्स है, वो अकॉर्डिंग टू एज एक लेवल तक 20-22 साल तक वो है वो डेवलप करती रहती है। हमारा बॉडी मास जो है वो डेवलप करता रहता है। उसके अलावा जब हमारे मेजर ऑर्गन जिसके ऊपर हमारे डोज डिपेंड करता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। वो कितना हो गया हमारा 10 से लेकर के 15 बूंदों के बीच में दिन में 3 बार, राइट। ये हो गया क्वांटिटी ऑफ डोज। अब नेक्स्ट स्टेप आता है जो नेचर ऑफ डोज। पहला क्वांटिटी डोज के अंदर मैंने क्वांटिटी ऑफ डोज बता दी, फिर मैंने बोला नेचर ऑफ डोज। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें यह पता होना चाहिए कि मेडिसिन लेनी कैसे है, इसका लेने का तरीका क्या है। अगर वो हमारी समझ में नहीं है तो यहां आपने अच्छे तरीके से डायग्नोज कर लिया टेम्परामेंटल और पल्स रीडिंग से, अच्छा आपने सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कर लिया, अच्छा आपने डायल्यूशन भी पता चल गया आपको, मगर एंड में आकर के आपको ये पता चला कि इसको देना कैसे है, राइट। तो जो नेचर ऑफ डोज है हमारे 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है।
एक हाइपो कंडीशन ऑफ द कंसर्न ऑर्गन एंड सिस्टम, जो बीमारी हमें होती है उसके कंसर्न जितने हमारे ऑर्गन और सिस्टम होते हैं उसकी एक्टिवेशन के बेस के ऊपर हमें पता लगाना होता है कि इसके जो फंक्शन है वो हाइपो के अंदर है या फिर हाइपर के अंदर है। हाइपो कंडीशनिंग क्या होती है? कुछ लोग हाइपो और हाइपर के बेसिस को नेगेटिव और पॉजिटिव बोलते हैं। उसको ये बोलते हैं कि ये नेगेटिव, जिसका बीपी बढ़ गया तो बोलते हैं ये पॉजिटिव डिजीज है, किसी का बीपी लो आ गया तो वो बोलते हैं ये नेगेटिव डिजीज है। नहीं, डिजीज की क्लास नेगेटिव पॉजिटिव जो रहती है वो एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक के ऊपर डिपेंड करती है। जो नेचर ऑफ पर्टिकुलर सिम्टम है, चाहे वो हाइपो के अंदर है चाहे वो हाइपर के अंदर है, उसका डिजीज की क्रोनिसिटी एक्यूटनेस से कोई लेना देना नहीं। एक्यूट सिस्टम में भी आपके हाइपो और हाइपर फंक्शन देखने को मिल सकते हैं और क्रोनिक में भी आपके हाइपो और हाइपर फंक्शन देखने को मिल सकते हैं। अब हाइपो फंक्शनिंग क्या? कुछ पैरामीटर हमारी बॉडी के कॉमन और कैजुअल पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हम पल्स देखते हैं कितनी चल रही है, एक हार्ट रेट कितना चल रहा है, फिर हम रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं, फिर हम बीपी देखते हैं, ब्लड प्रेशर देख लेते हैं, फिर रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं कि हमारा 18 से 25 के बीच में नॉर्मल 1 मिनट के अंदर क्या इसके इतना चल पा रहा है। हमारी 70 से लेकर के 80-84 तक, 84 तक पल्स चल रही है, हार्ट चल रहा है। बीपी हमारा नॉर्मली 120/70 रह रहा है या नहीं रह रहा। अगर नॉर्मल पैरामीटर से कम के अंदर कोई किसी भी बीमारी में, मान लो 2 पेशेंट, में एक एग्जांपल हमेशा लेता हूं, 2 पेशेंट हमारे पास फीवर के हैं, एक 25 साल का है और एक 80 साल का है, 80 ईयर का और 25 ईयर का, राइट। एक पेशेंट जो 25 ईयर का है उसको भी 102 फीवर है और दूसरे को भी 102 फीवर है, दोनों का एक्यूट पोजीशन है। इन कंडीशन में ना तो फार्मूला मेडिसिन सिलेक्शन चेंज होगी ना डाइल्यूशन चेंज होगा, राइट। क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग बोल दी है कि अगर 10 साल से ऊपर है तो 10 से 15 की हमने क्वांटिटी देनी है। अब एक पेशेंट कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मेरा सर ना दर्द के मारे फटा जा रहा है, मेरा शरीर पूरा पेन से मतलब कि वो थरथरा रहा है। आप उस कंडीशन में उस पेशेंट की ये पैरामीटर चेक करोगे, उसके आप हार्ट रेट देखोगे तो आपको मिलेगा टैकीकार्डियन। टैकीकार्डियन मीन कितना चला गया उसका हार्ट रेट, चला गया उसका 110-120 मान लो। बीपी उसका नॉर्मल से 120 से ऊपर चला गया, 140, 130, 140 चला गया, 150 चला गया, मगर एज बोलती है 120 चाहिए। नीचे वाला बीपी उसका 70 चाहिए, वो 80 चला गया, 90 चला गया, 80 चला गया, 90 चला गया। तो दोस्तों जब उसका फंक्शन हाइपर के अंदर चला गया तो दिस मीन्स उसकी बॉडी में हाइपर फंक्शनिंग उस बीमारी में हो रही है, तभी उसको सरदर्द हो रही है। अगर उसका हार्ट रेट देखोगे तो टैकीकार्डियल मिलेगा आपको। अगर उसका ब्रीदिंग रेट देखोगे, आप रेस्पिरेटरी रेट आरआर देखोगे तो नॉर्मल से वो 20-25 से भी एक्सीड कर जाएगा, राइट। अगर उसमें हाइपर फंक्शन हो रहे हैं तो जो लेने का तरीका है वो दोस्तों हम बदल देंगे। वो क्या, उस पेशेंट को मैंने बोला कि भैया तेरे को हाइपर फंक्शनिंग हो गई है इसके अंदर, तो इसको आधे गिलास पानी में 10 से 15 बूंद इस मेडिसिन के डाल करके तूने लेने हैं, राइट। उसने उसको यूज करना शुरू किया, 1-2 डोज के अंदर उसको फर्क आना शुरू हो गया, राइट। अदर हैंड दूसरा पेशेंट है, उसको 102 फीवर है, मगर वो कहता है सर मेरे को ना वर्टाइगो बन रहा है, वर्टिकल कंडीशन बन रही है, वॉमिटिंग को दिल कर रहा है। जब आप उसका बीपी देखोगे तो नॉर्मल से लो मिलेगा, हार्ट रेट उसका नॉर्मल से लो मिलेगा, और उसके बाद आप उसको रेस्पिरेटरी रेट देखोगे वो भी नॉर्मल से नीचे मिलेगा। इसका मतलब उसके फंक्शन कौन से चले गए, एक्यूट डिजीज के अंदर भी हाइपो के अंदर। उस कंडीशन में मैंने उस पेशेंट को सेम मेडिसिन दी जो मेरा फीवर का फार्मूला था। मैंने उसको बोला भैया तेरे फंक्शन हाइपो है, तूने पानी के साथ ये ड्रॉप्स नहीं लेने, तूने डायरेक्ट जीभ के ऊपर ये ड्रॉप्स लेने हैं, राइट। दोनों पेशेंट को मैंने उसका रिकमेंडेड नेचर बता दी, उनको 1-2 डोज के अंदर फर्क आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपर कंडीशन के अंदर हमने लाइटर डोज देना है। हाइपर कंडीशन के अंदर कौन सा डोज देना है, डाइल्यूशन सेम रहेगा, उसको लाइटर डोज देना है। लाइटर डोज कैसे बनेगा, जब मैंने उस रिकमेंडेड मेडिसिन की क्वांटिटी को पानी के अंदर मिक्स करने की सलाह दे देता हूं तो वो लाइटर डोज बन जाता है। उस लाइटर डोज में केवल एक पानी मिला, ना तो उसमें फार्मूला चेंज हुआ ना मेडिसिन की क्वांटिटी जो सी वो उसके अंदर चेंज हुई, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने लेने की टेक्निक को बदला। लेने की टेक्निक का मतलब ये हो गया, हाइपर फंक्शनिंग के अंदर मैंने उसको पानी के अंदर लेने की सलाह दी, हाइपो कंडीशन के अंदर मैंने उसको सेम फार्मूला 1-2 डोज के अंदर 10 से 15 बूंद इस मेडिसिन के डाल करके तूने लेने हैं, राइट।
डायरेक्ट टंग पे लेने के लिए बोला। ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। बहुत सारे डॉक्टर शुरू में जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो वो हमेशा डाइल्यूशन जो मतलब कि उसको यूज करने का टेक्निक पानी के साथ बोलते हैं, राइट। वो बोलते हैं कि आप उन्हें पानी के साथ ले लेना। अच्छा, 10 में से 5 लोगों को रिजल्ट मिल गया, पानी के साथ बहुत बेहतर आ गया, पर 5 पेशेंट में रिजल्ट नहीं मिला, तो डॉक्टर एकदम से घबरा जाता है कि सर ये तो मैंने 10 फीवर के 10 पेशेंट देखे थे, 5 में रिजल्ट मिला, 5 में नहीं मिला, तो क्या मेरे को मेडिसिन कौन सी चेंज करनी चाहिए? डॉक्टर साहब मेरे को फार्मूला बताओ। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि भैया तूने ये स्टडी किया कि उसको फंक्शन हाइपो या हाइपर है? कहते सर ये तो मैंने देखा नहीं। फिर मैंने कहा जब तक फार्मूला चेंज करने से कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हमें किसी भी चीज में रिजल्ट नहीं मिलता है दोस्तों, हम एकदम से फार्मूला को चेंज नहीं करते हैं। सबसे पहले हम चले कैसे थे? डिजीज की क्लास देखी, 2 नंबर के ऊपर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन की, 3 नंबर के ऊपर डाइल्यूशन सेलेक्ट किया, चौथे नंबर के ऊपर डोज सेलेक्ट किया। डोज में भी हम नेचर ऑफ डोज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब मेरे को रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मैं एकदम से कान ऊपर से क्यों पकड़ूं? एकदम से मैं उसके फॉर्मुलेशन को क्यों चेंज करूं? सबसे पहले मैं यही पुख्ता करूंगा, इंश्योर करूंगा कि क्या ये पेशेंट हाइपर और हाइपर फंक्शन में तो नहीं उलझ गया, क्या ये डॉक्टर हाइपर और हाइपर फंक्शन में तो नहीं उलझ गया। सबसे पहले मैं उसको यही बोलूंगा, मैं उससे ये डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सीधे तौर के ऊपर पूछूंगा कि डॉक्टर साहब आपने मेडिसिन लेने का तरीका क्या बताया? वो डॉक्टर बोलता है कि मैंने उसको पानी से लेने के लिए बोला, तो मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर साहब पहले फार्मूला चेंज मत करो, इसको आप सबसे पहला काम करो स्ट्रॉन्गर, यानी कि एक बिना पानी से जीभ के ऊपर डायरेक्ट मेडिसिन डालने की सलाह दो। कहते ठीक है। अगले दिन पता चला कि उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तो फिर मैं उनको बताता हूं कि अब आपको हाइपर और हाइपर के बारे में जानना है। तो हाइपर और हाइपर के बारे में जब बताता हूं तो उनका फंडा क्लियर हो जाता है। अगर मेरे को हाइपर और हाइपर कंडीशन देखने के बाद भी पेशेंट में फर्क नहीं आता है, फिर मैं कहां जाऊंगा? चेंज ऑफ डाइल्यूशन के ऊपर जाऊंगा। फिर उसका मतलब ये होगा कि मेरा डाइल्यूशन जो मैंने सेलेक्ट किया वो गलत किया, राइट। तो उस कंडीशन में अगर पहले मान लो उसने D6 सेलेक्ट किया, उसको लगा ये एक्यूट डिजीज है, मैं उसको बोल दूंगा कि भैया इसको D5 में लेकर के चला जा। मैं उसको डाइल्यूशन के अंदर भी उलझाऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा अगर पहले आपने D6 दिया ना तो उसको D5 के अंदर लेकर के चला जा, ठीक है। और अगर उसको D5 में नहीं मिलेगा रिजल्ट, फिर मैं बोलूंगा इसको D4 में लेकर के चला जा। हमारी मेडिसिन सेल्फ एक्सपेरिमेंटेड मेडिसिन है, सेल्फ टारगेटेड मेडिसिन है। आपने उसको गलत डोज, गलत मेडिसिन भी सिलेक्ट कर ली, फिर भी कोई ऐसा रिएक्शन बॉडी के अंदर नहीं होगा। हमारे बॉडी के अंदर मेडिसिन वो इंड्यूस होती है, जाती है, ट्रेवल कर करके अगर उसको पूरे बॉडी में, इसको मैं बोलता हूं कि बुलेट ऑन अनटारगेट ऑब्जेक्ट। बुलेट मतलब जो मैंने फायर किया वो अनटारगेट ऑब्जेक्ट के ऊपर किया। मेरे को मालूम ही नहीं बीमारी क्या है, मेरे को पता नहीं उसको किस जगह जाकर के बीमारी का ओरिजिन है, कॉज क्या है। मैंने अपनी तरफ से दी मेडिसिन, जो मेरे को लगा कि फीवर में ये फार्मूला देना चाहिए मैंने दे दिया। और मेडिसिन के अंदर जाकर के जब उसको सर्कुलेट किया तो मेडिसिन ने ही अपने आप आइडेंटिफाई किया कि यार इस लेवल की इस बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। या इस लेवल में जो डोज ये दिया गया ये सिर्फ 25% काम करना चाहिए, बाकी 75% वो बॉडी से एग्जॉस्ट कर देगा। और उसको लगता है 100% इसके लिए बीमारी ही नहीं है अंदर, जो मैंने डोज दे दिया, मेडिसिन दे दी, तो वो क्या करेगा? उसको एज इट इज आपके शरीर से बाहर निकाल देगा। दोस्तों, जो चीज अंदर डिपॉजिट कर रही है वही एग्रावेट भी कर सकती है, वही आपको रिएक्शन भी कर सकती है। जो मेडिसिन आपके बॉडी में डिपॉजिट नहीं करती है वो आपको रिएक्शन क्या करेगी? मैंने पानी पिया, थोड़ी देर घंटे आधे घंटे के बाद 1 गिलास पानी का पिया, पौना गिलास मेरा जो सा नहीं मेरे शरीर को चाहिए था वो यूरिनेशन से मेरा बाहर निकल गया, तो कहाँ रिएक्शन हुआ? यूरिन रुकने से क्या रिएक्शन हो गया? क्योंकि जब अंदर रुका नहीं पानी मेरे तो क्या रिएक्शन करेगा? क्या उसके एग्रावेशन होगी? तो यही एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम जब भी इसकी सिलेक्शन के अंदर जाएं, जब हमने लास्ट में आकर के नेचर ऑफ डोज को पकड़ लिया दोस्तों, उसके बाद आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने परफेक्ट ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी मैंने आपको जिक्र कर दिया क्लास ऑफ डिजीज का, डायल्यूशन उसके लिए क्या चाहिए और डोज उसको क्या करना है, राइट। 3 चीजें होगी। अब चौथा एक पॉइंट रह गया, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। आज मैं उसके ऊपर थोड़ी डिटेल के अंदर चर्चा करना चाहूंगा। मैं आपको एक बता दूं, जो मैटी जी का सुझाया हुआ फार्मूला है 100% ट्रू, वो 1:9 की रेशो है। जब मेडिसिन हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसके बाद हमने S1 तैयार कर लिया, मान लीजिए S1 तैयार करने के बाद जो S1 तैयार हुआ उसको 3 पार्ट में मैंने निकाला, 1, 2, 3, सल्फर पार्ट, मर्क्यूरियल पार्ट और साल्ट पार्ट। तीनों को मिक्स किया, मैंने एक्सट्रैक्ट का फाइनल ले लिया, जिसको मैंने बोल दिया जो मेरे पास
तीनों चीजों को रीमिक्स करके रिप्यूरिफाई करने के बाद जो कंटेंट आया उसको हम बोलते हैं क्रूड फॉर्म ऑफ द प्लांट, या फिर उसको मैंने बोल दिया D1। D1 का एक पार्ट और 9 पार्ट डिस्टिल्ड वाटर के लेकर के मैंने D2 बना लिया, जिसको मैंने बोला उसको सब्सटेंस के अंदर तोड़ लिया, मैंने क्रूड फॉर्म को सब्सटेंस के अंदर तोड़ लिया, वो D2 कहलाएगा। D2 को मैंने 1 पार्ट ऑफ D2 इज मिक्स विद 9 पार्ट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, ये बन गया मेरा D3। जो D3 मेरा बना उसको मैं ओरिजिनल स्पेरिक एसेंस का नाम देता हूं। जो ओरिजिनल स्पेरिक एसेंस है वो आप डॉक्टर लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है रविसन की तरफ से। आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 डाइल्यूशन बनाने की टेक्निक्स आपको बताए जाते हैं। वो क्या टेक्निक है आप लिखिए, 1 नंबर के ऊपर D4 यानी कि फर्स्ट डाइल्यूशन, 2 नंबर के ऊपर लिखिए आप D5 सेकंड डाइल्यूशन, 3 नंबर पे D6 थर्ड डाइल्यूशन। आप तीनों के सामने 30 ml DW डिस्टिल्ड वाटर, 30 ml डिस्टिल्ड वाटर, 30 ml डिस्टिल्ड वाटर, राइट, प्लस 1:9 की रेशो से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो मैं आपको बाद में एक वॉइस मैसेज में डालूंगा, उसके ऊपर टाइम नहीं मैं लगाऊंगा। बट उस कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए पिछले 15 से 18 साल से रविसन ने एक ऐसा पुख्ता फार्मूला जिसके रिजल्ट हमें इक्विवेलेंट टू 1:9 की रेशो के ही आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रॉप सिस्टम ऑफ D3। D3 के डायरेक्ट ड्रॉप से हम बना सकते हैं D4, D5, D6। कैसे बनाएंगे? अभी D1 के आगे आपने सॉरी D4 के आगे फर्स्ट डाइल्यूशन के आगे आपने क्या लिखा, 30 ml डिस्टिल्ड वाटर प्लस 30 ड्रॉप्स ऑफ ईच ओरिजिनल D3। अगर मान लीजिए जो फार्मूला आपको बताया गया है, अगर उस फार्मूले के अंदर मान लो 2 मेडिसिन है, 1 मेडिसिन है, 5 मेडिसिन है, जो भी मेडिसिन उसके अंदर डाली गई है, ईच मेडिसिन के 30-30 बूंद आप एक ड्रॉपिंग फिल्म में डाल लेंगे। आगे 20 ड्रॉप्स ऑफ ईच, D5 के आगे लिखिए। जब मैं D3 के डायरेक्ट रिकमेंडेड फार्मूला के अनुसार 20-20 बूंद मेडिसिन के उसमें डाल देता हूं, प्लस 30 ml के अंदर 20-20 बूंद डालता हूं मान लीजिए, तो वो मेरा D5 बन जाता है, यानी कि सेकंड डाइल्यूशन बन गया। और आगे D6 जब मैं इसके 10-10 ड्रॉप्स D3 के ओरिजिनल के मैं डालता हूं, तो दोस्तों ये बन गया मेरा D6। ये 30, 20 और 10 का फार्मूला है। इसी से ही आपको 80% ऑफ डिजीज में 80% ऑफ रिजल्ट मिलेंगे। यहां मैं 3 लेवल के फार्मूला बताऊंगा आपको, राइट। एक होता है लाइटर डाइल्यूशन, पहले क्या बन गया हमारा, एक होता है लाइटर डोज और स्ट्रॉन्गर डोज। यहां मैं लाइटर डाइल्यूशन की बात करूंगा, स्ट्रॉन्गर डाइल्यूशन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर डाइल्यूशन कोई नहीं होता है। लाइटर डाइल्यूशन हम उसको बोल सकते हैं, कई बार क्या होता है कि हमने D4 ही बनाया, मगर हमें उसकी क्वांटिटी को D4 के अंदर रहते हुए उसकी क्वांटिटी को कम लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि मान लो आपने 10 पेशेंट चेक किए, उसमें 3 से 4 पेशेंट या 2 से 3 पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको जो सा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो वहां हमें हतप्रभ होने की जरूरत नहीं है, डाउटेड होने की जरूरत नहीं है, यह सोचने की जरूरत नहीं कि मेडिसिन काम नहीं कर रही है। वहां थोड़ा सा हमने देखा है, क्योंकि मैटीजे ने भी लिखा हुआ अपनी किताबों के अंदर कि समटाइम आई हैव टू यूज मोर हायर और लाइटर डाइल्यूशंस, मोर हायर और लाइटर डाइल्यूशन। उन्होंने नाम नहीं दिया, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने 100 बूंद से बनाया तो वो फर्स्ट डाइल्यूशन बना था, मान लो 30 बूंद से बनाया तो वो फर्स्ट डाइल्यूशन बन गया, तो उन्होंने ये बोला कि 1 बूंद डाल करके उसको भी उन्होंने फर्स्ट डाइल्यूशन ही बोला, पर फर्स्ट डाइल्यूशन का लाइटर टू लाइटर बोल दिया, फर्स्ट डाइल्यूशन का लाइटर बोल दिया, लाइटर टू लाइटर बोल दिया उन्होंने। अब ये कैसे बनता है? मान लो आपको मतलब कि 20 to 30% पेशेंट में रिजल्ट रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फार्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप उसको बनाने के टेक्निक के अंदर थोड़ा सा अंतर लाइए। सेकंड नंबर के ऊपर 15 मतलब कि 15, 10 और 5। अगर D4 बनाना है 30 ml के अंदर 15 बूंद डालिए, 5 बनाना है तो 10 ड्रॉप डालिए, अगर आपने 6 बनाना है, D6 बनाना है तो उसमें आप 10 मतलब कि 5 ड्रॉप डाल दीजिए। थर्ड लेवल स्टेप का जो है लाइटर, ये जो अभी मैंने 15, 10 और 5 का बताया, इसको बोलते हैं लाइटर डाइल्यूशन। लाइटर डाइल्यूशन का मतलब ये हो गया उसको हमने और उसकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया, राइट। उसके बाद अगर यहां भी आपकी बात नहीं बनती है तो लाइटर टू लाइटर डाइल्यूशन के अंदर जा सकते हैं। उसमें कौन सा ड्रॉप मतलब कि हमारा ड्रॉप सिस्टम क्या आ जाता है, D4 के अंदर 3 ड्रॉप्स और D4 के अंदर नहीं D6 के अंदर 2 ड्रॉप्स और D6 के अंदर 1 ड्रॉप।
यानी कि 3:1 इस सिस्टम में आप लाइटर टू लाइटर आ सकते हैं। पर दोस्तों कभी ये भूल मत करना कि एकदम से आप लाइटर टू लाइटर फार्मूला के अंदर मत जाना, कभी लाइटर फार्मूला में मत जाना। हमेशा शुरुआत करनी तो हमेशा जो डाइल्यूशन बनाने का टेक्निक 30-20-10 मैंने बताया उसी से स्टार्ट करें, क्योंकि जो शुरू के 10 पेशेंट आप देखते हो मान लो, उसमें से 7 से 8 पेशेंट में आपको इसी फार्मूला से रिजल्ट मिलेगा। फिर 15, 10 और 5 से तो आगे जो बचे हुए 2-3 पेशेंट जो बच रहे हैं उनमें से किसी 1-2 को रिजल्ट मिलेगा। और जो 3-2-1 का फार्मूला है वो दोस्तों बहुत कम क्वांटिटी जब बहुत कम सेगमेंट के ऊपर लागू होता है। हमने अपने एक्सपीरियंस से पाया स्किन डिजीजेस के अंदर हम लाइटर टू लाइटर डाइल्यूशन के अंदर जाने की चेष्टा करते हैं, उसमें हम 3-2-1 के फार्मूले में जाते हैं। पर दोस्तों उसमें भी हर स्किन डिजीज में आप लाइटर टू लाइटर में डायरेक्ट चले जाओगे तो आपके रिजल्ट में वेरिएशन आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पहला फार्मूला 30, 20 और 10 का ही अडॉप्ट करना है, राइट। अब मैंने आपको बता दिया डाइल्यूशन कैसे बनाना है, डाइल्यूशन कैसे डिजीज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हुआ, कैसे उसको डोज में कन्वर्ट किया, कैसे उसको मैंने नेचर ऑफ डोज के अंदर कन्वर्ट किया, कैसे फिर मैंने उसको आपको बोला कि इन डाइल्यूशन को बनाना कैसे है। बनाने की टेक्निक में मैंने 3 पॉइंट बताए। फार्मूला नंबर 1 30, 20, 10। फार्मूला नंबर 2 कब यूज करना है, जब मेरे को पहले फार्मूले से मतलब जो मेरा पेशेंट बच गया, जिन पेशेंट को पहले फार्मूले से रिजल्ट मिले उसमें पहला फार्मूला चलने देना है। और 2 नंबर पे उसी को हम तभी यूज करेंगे अगर मेरे को रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं जिन पेशेंट में, उनमें से भी कुछ पेशेंट बचते हैं तो फार्मूला नंबर 3-2-1 इस फार्मूले के अंदर हम जाएंगे। अब इस टोटल कंटेंट के साथ हमारा जो सा एक चैप्टर खत्म हुआ वो क्या था, मैंने आपको बताया सिलेक्शन ऑफ डिजीज, क्लास ऑफ डिजीज, डाइल्यूशन, डोज, नेचर ऑफ डोज, फिर हाउ टू मेक डाइल्यूशन। बस ये मैंने आपको बताया था इसके अंदर, यही इसका कंक्लूजन है। डिजीज के सिलेक्शन, ठीक है, वो आपका डायग्नोज हो गया। फिर मैंने बोला टाइप ऑफ डिजीज का सिलेक्शन, वो आपका एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक आ गया, राइट। फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग एक्यूट के लिए कौन सा डाइल्यूशन चाहिए था, D6, सब एक्यूट के लिए D5, क्रोनिक के लिए D4। D4 को ही फर्स्ट डाइल्यूशन बोला गया, D5 को ही सेकंड डाइल्यूशन बोला गया, D6 को ही थर्ड डाइल्यूशन बोला गया। एक्यूट डिजीज के लिए थर्ड डाइल्यूशन D6, सब एक्यूट के लिए D5 और क्रोनिक के लिए D4। यहां तक बात समझ आई सर। उसके बाद मैंने डाइल्यूशन सिलेक्ट करने के बाद मैंने बोला इसको डोज में कन्वर्ट करना है। डोज के अंदर मैंने 1 नंबर पे बताया क्वांटिटी ऑफ डोज, कि हमें मात्रा कितनी लेनी है, कितना क्या रिकमेंड करना पेशेंट को कि हम कौन सी मात्रा उसको दें, राइट। मैंने बोला कि 1 दिन से लेकर के 10 साल तक के बच्चे को जितने साल का वो बच्चा है उतनी ही बूंदे आपने उसको देनी है। 5 साल का बच्चा तो 5 साल, 10 साल का बच्चा तो 10 साल, 10 साल से लेकर के अनटू डेथ, मतलब कि डेथ होने तक जो हमारी जर्नी रहती है, लाइफ जर्नी रहती है, उसमें स्टैंडर्ड डोज 10 to 15 ड्रॉप्स ही माना जाता है। ये होगी क्वांटिटी ऑफ डोज। फिर मैंने बोला इस क्वांटिटी को, इस डाइल्यूशन को लेना कैसे है, मैंने लेने की टेक्निक आपको बताई। लेने की टेक्निक नेचर में, नेचर ऑफ डोज में 2 टाइप आ जाती हैं। एक डिपेंड करती है हाइपो फंक्शन के ऊपर, एक करती है हाइपर फंक्शन के ऊपर। जो हाइपर एंड हाइपर फंक्शनिंग है ये एनी टाइप ऑफ क्लास ऑफ डिजीज में मिलेंगी। अगर एक्यूट है तो एक्यूट के अंदर भी दोनों टाइप की आपको हाइपो एंड हाइपर फंक्शनिंग देखने को मिल सकती है। अगर क्रोनिक है तो क्रोनिक में भी ये दोनों टाइप आपको हाइपो एंड हाइपर कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर किसी के हाइपर कंडीशन हो जाती है, उस बीमारी में उस पर्सन के फंक्शन ऑर्गन्स के जो रिलेटेड ऑर्गन, जो बीमारी हुई है उस बीमारी के रिलेटेड ऑर्गन और सिस्टम के फंक्शन अगर बढ़ जाते हैं, हाइपर चले जाते हैं, तो जो क्वांटिटी ऑफ डोज हमने बनाई, डाइल्यूशन जो सिलेक्ट किया, उसको हमने पानी के अंदर डाल करके लेने की सलाह दी कि ये 10 बूंदे 10 साल का बच्चा है उसको पानी में डाल करके देनी है। वो क्यों देनी है, क्योंकि उस पर्सन को डिजीज तो एक्यूट है, डाइल्यूशन भी उसका D6 है, बट उसका जो नेचर बनी उसकी बॉडी की वो हाइपर फंक्शन के अंदर चली गई,
इसलिए हमने उसको बोला इसको पानी के साथ ले लो, राइट। उसके बाद हाइपो फंक्शन के अंदर चला गया। हाइपो फंक्शन के अंदर क्या बोला उन्होंने कि इसके फंक्शन नॉर्मल से नीचे आ गए। हाइपो फंक्शनिंग में आप मेडिसिन पानी के अंदर मिक्स करके नहीं लेंगे, आप डायरेक्ट टंग पे लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, उस पर्सन के हाइपो फंक्शनिंग के अंदर हमने स्ट्रॉन्गर डोज दे दिया। स्ट्रॉन्गर डाइल्यूशन की बात नहीं मैं बोल रहा, स्ट्रॉन्गर डाइल्यूशन होता ही नहीं है। लाइट टू लाइटर, लाइटर टू लाइटर तो डाइल्यूशन में मैं बोल सकता हूं टर्म, बट स्ट्रॉन्गर इसके अंदर नहीं आता है। तो यहां पे क्या हो गया, मैंने अब नेचर ऑफ डोज तक आपको पहुंचाया। अब मैंने आगे डाइल्यूशन बनाने का टेक्निक बता दिया। ये वीडियो भी आपको मिल जाएंगे सारे, उसको बार बार अपने तरीके से सुनोगे आराम से, तो फिर मेरे को लगता है कि आप सारी बातों को और भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैंने लास्ट में बोला डाइल्यूशन बनाने के लिए, मैंने बोला कि पहला मेथड मैंने बताया 30, 20 और 10 का। D4 30 ड्रॉप्स ऑफ ईच मेडिसिन। ईच मेडिसिन का मतलब अगर एक फार्मूला में एक मेडिसिन है तो 30 बूंदे उसकी डाल लो, 2 मेडिसिन है तो दोनों की 30 डालो, 3 मेडिसिन है तो तीनों की 30 बूंद डालो। बाकी जो बचा कंटेंट है 30 ml का, उसको डिस्टिल्ड वाटर या RO वाटर से या फिर मिनरल वाटर से आप फिल करके हल्का सा शेक करके उसका जो रिकमेंडेड डोज है लाइटर स्ट्रॉन्गर देना है उसको आप देने की सलाह दे सकते हैं। ये हो गया आपका पहला फार्मूला। अगर 20 बूंद मैंने की तो उससे D5 मेरा बन गया। अगर मैंने 10 बूंद को मिक्स किया ईच मेडिसिन को, वो मेरा D6 बन गया। अब मैंने बोला कि इस 30, 20 और 10 के फार्मूले के ऊपर आपको 80% तक रिजल्ट मिलने की संभावना रहेगी, पॉसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। अगर जो बाकी बचे हुए केस है उसको भी हम अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, ना तो डाइल्यूशन बदलेंगे ना उसका फार्मूला बदल देंगे, हम बदल देंगे उसकी क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन। कितनी, अगर मैं पहले 30 बूंद, 20 बूंद और 10 बूंद डाल रहा था, फिर मैंने सेकंड फार्मूला के ऊपर उसको लाइटर कर दिया। लाइटर किसका, फर्स्ट डाइल्यूशन का लाइटर। मैंने D3 के डायरेक्ट 15 बूंदे अगर उसके अंदर डाली तो वो मेरा D4 का लाइटर बन गया। अगर मैंने 10 बूंदे डाली तो D5 का लाइटर बन गया। अगर मैंने 5 ड्रॉप्स डाले तो वो मेरा D6 का लाइटर बन गया। अगर इससे भी कुछ पेशेंट हमारे कुछ निकलते हैं, थर्ड स्टेप फार्मूला सिलेक्शन ऑफ डाइल्यूशन का, तो उसमें मैं क्या करूंगा, 3, 2, 1, फिर लाइटर टू लाइटर में आ जाऊंगा। फर्स्ट डाइल्यूशन मैंने बनाया तो उसमें 30 बूंद या 15 बूंद की बजाय मैंने 3 बूंद डाली। अगर मैंने D5 बनाया तो मैंने 20 और 10 बूंदों की बजाय केवल मात्र 2 बूंदे डाली। अगर D6 मैंने बनाना है उसकी 10 बूंद की बजाय मैंने क्या कर दिया, ना मैंने 10 डाली ना मैंने 5 डाली, मैंने 1 बूंद महज उस रेलेवेंट मेडिसिन की डाली। तो ये बन गए मेरे 3 स्टेप लेवल के। और मैंने अंत में एक बात और आपको सजाया है, सजेस्ट किया कि एकदम से थर्ड लेवल के फार्मूला को अडॉप्ट नहीं करना है, क्योंकि पहले 80% जो पेशेंट में आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं वो 30, 20 और 10 बूंदों से मिलने वाले हैं। और जो वहां से पेशेंट छूटता है उसी में आप लाइटर डाइल्यूशन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। फिर अगर उसमें से भी कुछ पेशेंट छूट जाते हैं तो आप उसको लाइटर टू लाइटर में लेकर के आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ इस पूरी जर्नी को मैं फिनिश कर रहा हूं। इसमें मेरे को लगता नहीं कि अब कोई कंफ्यूजन रहना चाहिए। तो अब आगे क्या करना, आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्योरिंग ग्रुप कैसे इस्तेमाल करें और हीलर ग्रुप कैसे इस्तेमाल करें, और जो हमारे सिस्टमिक ग्रुप है उनको मैं कैसे इस्तेमाल करूं। इसके बारे में भी एक जिज्ञासा आपके मन में आ रही होगी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे क्योरिंग ग्रुप है और हीलर ग्रुप है, इन दोनों को कभी भी इकट्ठा नहीं करना है। यानी कि C ग्रुप के साथ S ग्रुप को कभी भी आप इकट्ठा ना करिए। करने से मनाही नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा। कुछ लोग करते हुए बोलेंगे हम तो कर रहे हैं, हमें रिजल्ट भी मिल रहे हैं। हो सकता है आपको रिजल्ट मिल रहे हो, बट C ग्रुप को S ग्रुप में दोनों को मिक्स करके कभी भी इस्तेमाल नहीं करवाना है। इनको हमेशा से दोनों को ऑल्टरनेटिव, यानी कि पहले S ग्रुप करिए उसके बाद आप C। हमेशा जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना है वो क्योरिंग ग्रुप को आपको देना है, वो S ग्रुप को आपको देना है। फिर उसको S ग्रुप के ऑल्टरनेटिव के अंदर आपको C ग्रुप यानी कि हीलर ग्रुप को लेना है। आपका सिलेक्शन यहां से स्टार्ट हो जाता है। ये जो 2 ग्रुप है आपके क्योरिंग एंड हीलर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूला बनाने के लिए, राइट। उसके बाद जो हमारे
सेकंड नंबर पे सिस्टमिक ग्रुप है। सिस्टमिक ग्रुप को 90% हम अपने क्योरिंग ग्रुप के साथ इस्तेमाल करते हैं। हमें उसको क्योरिंग ग्रुप के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि एस ग्रुप के साथ आप जितने भी सिस्टमिक ग्रुप है, चाहे वो पी ग्रुप है, ए ग्रुप है, एफ ग्रुप है, एल ग्रुप है, वर1, कोई भी ग्रुप है, उसको मैक्सिमम तौर के ऊपर आप अपना किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे क्योरिंग ग्रुप के साथ, एस ग्रुप के साथ। इसमें दो ग्रुप फिर मैं आपको बोलूंगा, कौन से? एक हमारा बेनेरियो ग्रुप और एक हमारा लिम्फेटिक ग्रुप। ये दो ग्रुप ऐसे हैं, इसको आप हीलर के साथ भी इस्तेमाल करके भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आप इसको क्योरिंग के साथ भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी इंजेक्टको ग्रुप, फेब्रिफ्यूगो ग्रुप, पेट्रोल ग्रुप और आपका जो भी इसको लिम्फेटिक प्लस हेडेटिक को छोड़ करके 4 ग्रुप हमारे बचे, उसको हमेशा हीलर के साथ, आपको किसके साथ? क्योरिंग के साथ इस्तेमाल करना है, एस ग्रुप के साथ इस्तेमाल करना है। फार्मूला बनाने का बेस क्या है? फार्मूला बनाने का बेस यही तो है। मैंने दो सामने गिलास रख लिए, एक गिलास में मैंने डाला क्योरिंग ग्रुप के मेडिसिन को, एक गिलास में मैंने डाला हीलर ग्रुप को, और मैंने बता दिया क्योरिंग ग्रुप के अंदर मैंने अभी ये 2 गिलास अपने सामने मैंने रख लिए, एक में मैंने हीलर वाली मतलब कि क्योरिंग वाली मेडिसिन डाल दी और दूसरे में मैंने हीलर वाली डाल दी। और मैंने इसको क्या किया, इन दोनों मेडिसिन में मैंने अब क्योरिंग वाले ग्रुप के अंदर मैंने स्पेसिफिक सिस्टमिक मेडिसिन भी उसके अंदर मिक्स कर दी, राइट। और जो हीलर ग्रुप है मेरा, उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने पर्टिकुलर उन मेडिसिन को इस्तेमाल किया इसके अंदर जो दोनों उस ग्रुप को, जो दोनों ग्रुप के अंदर स्पेशली इस्तेमाल हो जाती हैं। वो मैंने कौन से बताए? एल ग्रुप और बेन ग्रुप। मैक्सिमम अगर आप कल को जब आपके पास हमारी ये बुक आएगी जो मैंने गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बताई थी, राइट, उस बुक के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? मैक्सिमम फार्मूला में बनेरिया ग्रुप को मैंने हीलर के साथ, यानी कि जो सब वो सेकंड सी ग्रुप है उसके साथ इस्तेमाल करने की सलाह दी है। क्यों दी है? क्योंकि उन ऐसा करने से हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। नंबर 2, ये हो गया आपके पास क्योरिंग ग्रुप और हीलर ग्रुप। और जो सिस्टमिक ग्रुप है हमारे, मतलब कि 4 ग्रुप ऐसे हैं जो हमने क्योरिंग के अंदर डाले हैं और 2 ग्रुप ऐसे हैं जो हमने हीलर के साथ उसको इस्तेमाल करेंगे 90% तक। अगर जरूरत पड़ती है हम 10% उसको जो है वो क्योरिंग ग्रुप के अंदर भी डाल सकते हैं। मगर इसमें एक परफेक्ट ऐसा ग्रुप मेरी नजर में है कि बेनेरियो ग्रुप को मैंने हमेशा आज तक हीलर के साथ ही इस्तेमाल किया, उसको क्योरिंग के साथ मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक बेस तैयार हो गया फार्मूला बनाने का, राइट। हीलर और क्योरिंग ग्रुप के साथ सिस्टमिक और हीलर के साथ जो हमारे 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट हेडेटिक इफेक्ट और लिम्फेटिक चैनल के, राइट। अब इसको कोऑर्डिनेट करने वाले इलेक्ट्रिन फ्लूइड, ये भी इंपॉर्टेंट। फार्मूला कंप्लीट कब होगा? सबसे पहले आपकी क्योरिंग मेडिसिन आएगी, उसके साथ सिस्टमिक ग्रुप की मेडिसिन आएगी, उसके साथ कोई इलेक्ट्रिन फ्लूइड आएगा, तब जाकर के आपका फार्मूला कंप्लीट होगा। ऐसे ही आपका हीलर आएगी मेडिसिन, उसके साथ आपका जो कंट्रोल सिस्टम के अंदर मैंने बोला वो मेडिसिन आएगी, फिर इलेक्ट्रिन फ्लूइड आएगा, तो फिर आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट जो हमारा क्योरिंग ग्रुप है उसके साथ मैं हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रिन फ्लूइड को इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं। पॉजिटिव कैसे? मैंने बताया रेड और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी आपकी पॉजिटिव हैं। अगर मेरे को उस फार्मूला के अंदर कोई इलेक्ट्रिन फ्लूइड चूज करनी है तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं रेड को करूंगा चूज, या फिर मैं ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को करूंगा, राइट। ब्लू और रेड कहां कहां इस्तेमाल हो सकती है उन सिस्टम के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। और जो मेरा हीलर ग्रुप है, कैंसरस ग्रुप है, उसके साथ हमेशा ही मैं नेगेटिव इलेक्ट्रिन फ्लूइड को सिलेक्ट करूंगा। नेगेटिव इलेक्ट्रिन फ्लूइड हमारे जी और YE, राइट। जो न्यूट्रल ग्रुप है इसको मैं दोनों में से जब मेरे को जरूरत पड़े किसी एक ग्रुप के साथ इस्तेमाल करने का मेरे पास हमेशा राइट बना रहेगा। मान लो मेरे को कोई पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिन फ्लूइड की सिलेक्शन नहीं पता चल पा रही है, मगर मैं क्या करूंगा, दोनों ग्रुप में किसी एक के साथ न्यूट्रल इलेक्ट्रिन फ्लूइड को मिक्स कर दूंगा, चाहे मैं क्योरिंग के साथ करूं चाहे मैं हीलर के साथ करूं, राइट। जब ये चीजें आपको अब पता चल गया कि मैंने क्योरिंग के साथ
पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लूइड को इस्तेमाल करना है और हीलर के साथ मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लूइड को इस्तेमाल करना है। अगर मेरे को दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा है तो मैं दोनों ग्रुप में W को किसी एक ग्रुप के साथ इस्तेमाल करूंगा। अब आपका फार्मूला का बेस सांचा तैयार हो गया। क्या बोला मैंने? हीलर प्लस सिस्टमिक मेडिसिन प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लूइड, ये हमारा नहीं, क्योरिंग प्लस सिस्टमिक मेडिसिन प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लूइड, ये हमारा एक फार्मूले का बेस तैयार हो गया। दूसरा वाइस वर्सा इसका ऑल्टरनेटिव, सी ग्रुप यानी कि हीलर ग्रुप प्लस जो मैंने आपको एलो वेन ग्रुप बताया प्लस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लूइड आ गया। तो ये मेरा एक दो फार्मूले बन गए। दो फार्मूला के लिए संचा तैयार कर दिया, हम फ्रेम तैयार कर दिए। अब इसके अंदर हमने फोटो लगानी है, फोटो एक्स की लगा दो, वाई की लगा दो, ये आपको चूज करनी है। अब वो आता है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का सबसे लास्ट पॉइंट कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हीलर में कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्योरिंग के अंदर कौन सी मेडिसिन लेनी है, राइट। तो दोस्तों यहां आपको अब मैं बेसिक 38 मेडिसिन रेमेडीज की बात करूंगा। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया एस ग्रुप में 9 है, 10 हमारे उसके अंदर है, 4 हमारे सिस्टमिक ग्रुप पेट्रोल में है, 3 हमारे सिस्टमिक ग्रुप ब्लड में है, 2 हमारे नर्वस सिस्टम में है, 2 हमारे वर्मिसाइडल के अंदर है, 2 हमारे लिम्फेटिक के अंदर है, 1 हमारा बनेरियो के अंदर है, 5 हमारे इलेक्ट्रो, ये 38 मेडिसिन होगी ना हमारे पास। टिप्स के ऊपर काउंट कर सकते हैं। ये जो 38 मिसाइल्स है इन्हीं से हमें हर चीज का शिकार करना है, हर बीमारी का शिकार इन्हीं 38 बेसिक मिसाइल से करना है। और मिसाइल्स भी ऐसी जो अनगाइडेड टू टारगेट, अनगाइडेड का मतलब क्या हुआ आपका, उसको आपने मतलब कि विदाउट टारगेट भी छोड़ दिया ना तो वो जाकर के अपना सेल्फ टारगेट अपने आप सेलेक्ट कर लेंगी, राइट। इस पॉइंट को यहां तक आप समझने में कामयाब हुए। मैंने आपके जो संचा बनाया वो आपको समझ आ गया ना, राइट। अब बारी आती है आगे सिलेक्शन हम कैसे करें। सर एक मिनट, हाँ जी, आपने एक बताया ना कि खुद अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, वो किसकी बात कर रहे थे सर आप? अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ पाई, आपने गलत मेडिसिन दे दी, मैं आपको सबसे बड़ा फार्मूला एक बात मैं और बोलूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रो की प्रैक्टिस इतनी सिंप्लीफाई है, क्योंकि इसके अंदर हमें मालूम है किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं करे। इफ देयर इज नो बेनिफिट देन देयर इज नो हार्म आल्सो। अगर कोई बेनिफिट नहीं होगा तो उसका नुकसान नहीं होने वाला है। मैं कई बार अक्सर अपने बहुत जगह जब शुरुआत होती है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी की, तो मैं बोलता हूँ ये 38 मेडिसिन आपके सामने पड़ी हुई है, आपको मालूम नहीं है कि मेरे को S1 कहाँ देना है, S2 कहाँ देना है। फिर आपने क्या किया, आपको मालूम है वो 114 प्लांट से 38 मेडिसिन बनी हुई है तो उसके अंदर प्लांट ही है। मैंने क्या किया, बिना पजल किए हुए, मेरे सामने पेशेंट बैठा हुआ है, मैं पेशेंट के सामने अपने आप को हेजिटेट तो कर नहीं सकता। मैं पेशेंट के सामने ऐसे करूं, कभी एक मेडिसिन उठा करके उसको रखूं, कभी दूसरी मेडिसिन उठा के फिर मैं ऐसे सोचूं कौन सी दूं, ऐसा नहीं ना कर सकता। मैंने फर्स्ट अपने मतलब कि जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, मेरे को नहीं भी पता है फिर भी मैंने 38 में से कोई भी मेडिसिन उठा करके अगर वो कोई भी मेडिसिन किसी भी बीमारी में दे देता हूं, डायरेक्ट भी दे देता हूं, आपको कुछ नहीं पता है कैसे डाइल्यूशन करना है, तो भी वो D3 का डायरेक्ट मेडिसिन भी उस पेशेंट में 20, 30, 40% तक कोई ना कोई अपने आप से राहत देगी ही। इसको मैं बोलता हूं अनगाइडेड अनटारगेटेड मिसाइल। अब मैंने मान लो मेरे हाथ में शीशा है पेट्रोल की, बात चल रही है उसकी पायल की, राइट। तो मैंने अगर पायल के अंदर उस पेट्रोल को भी दे दिया तो वो पेट्रोल कुछ समय के लिए पायल के सिम्टम को भी 30 to 40% कम करने में काम आएगा। कोई भी मेडिसिन उठा करके दे देंगे 30, 40, 50% तक वो उसके इनिशियल सिम्टम को थोड़ा कम्बैट करने में, उसकी सीवियरिटी खत्म करने को वो काम आपकी हेल्प पक्का करेगा। इसलिए मैंने बोला अनगाइडेड अनटारगेटेड मिसाइल, राइट। पर हमें कोई तुक्के वाला, तीर तुक्के वाला डॉक्टर नहीं बनना है, हमें लकीर के फकीर भी नहीं बनना है। बात चल रही है फार्मूला अगर बनाया जा सकता है तो क्यों हम उस फार्मूले के बारे में, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है। मैंने एक लाइन के अंदर बात खत्म की, आपको सांचा बना करके दे दिया, आपको फ्रेम बना करके दे दिया, एक कैनवस बना करके दे दिया। भैया अगर क्योरिंग मेडिसिन है उसके साथ एक हीलर मेडिसिन डालनी है
उसके साथ एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लूइड देना है, सांचा बन गया। दूसरा मैंने बोला एक हीलर मेडिसिन है, उसके साथ मैंने एल ग्रुप और बेन ग्रुप को मैंने स्पेसिफाई कर दिया, उनमें से कोई भी आप इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। उसके बाद मैंने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लूइड उसके अंदर डाल दिया, तो आपका वो सांचा तैयार हो गया। पर आप बोलते कि मेरे को ये सारी बातें समझ नहीं आ रही, एंड में फिर भी मटेरियल बोले कि नहीं कुछ समझ आया, तो व्हाइट इलेक्ट्रॉन तो आपके लिए बना दिया ना कॉमन, वो न्यूट्रल है, उसमें आपको ना पॉजिटिव देखने की जरूरत है ना नेगेटिव। उसको दोनों में से किसी एक ग्रुप में डाल दो, चाहे हीलर में डाल दो, चाहे उसको आप क्योरिंग के अंदर डाल दो, राइट। तो इसमें पजल होने वाला पॉइंट नहीं है, मगर हमें स्पेसिफिक बनना है। मेरे को पता होना चाहिए कि जो मैं मेडिसिन दे रहा हूं वो स्पेसिफिक ही है। अब बारी आती है पहले एस ग्रुप की बात करें। 2 ग्रुप की मैं डिटेल में जाऊंगा, उसके साथ सिस्टमिक छोटे छोटे उसको सिलेक्शन का आपको अपने आप पता लगना शुरू हो जाएगा। एस ग्रुप में S1 है, S2 है, S3 है, S5 है, राइट। फिर S6 है, S10 है। हमें इतना ही तो वास्तव में पता लगाना है कि S1 का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो क्या है। मैंने आपको बोली कि S1 का स्फीयर ऑफ एक्शन लिम्फेटिक पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है। हीलिंग के क्योरिंग के रूप में किसी भी बीमारी में अगर मैं S1 किसी भी पर्सन को दे देता हूं, वो 70 to 80% तक की सीवियरिटी को अकेले S1 ही कवर करने की पावर रखता है। नंबर 2 S2 आ गया। फिर मान लीजिए S2 का उन्होंने बताया कि ये हमारी ब्लैडर जो होलो ऑर्गन है हमारी बॉडी के, उसके अंदर काम करने वाला जो सा वेज कंटेंट है। अब होलो के अंदर क्या चीज आती है, जितने हमारे ब्लैडर्स हैं, चाहे वो गाल ब्लैडर है, चाहे वो हमारा और कौन सा ब्लैडर हुआ, यूरिनरी ब्लैडर, इसकी विशेष मेडिसिन बताई गई S2। और साथ में बोला कि सेकंड लाइन के अंदर बोला गया ये ग्लैंडुलर फर्स्ट रेमेडी है। ग्लैंडुलर के अंदर जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसकी ये फर्स्ट रेमेडी मानी जाती है, हमारी पर्टिकुलर गनेडोट्रोपिक मेडिसिन है S2, राइट। 4 नंबर पे वो लिखता है, राइटर लिखेंगे कि S2 जो सी है फीमेल ग्लैंडुलर जो यूरोजेनिटल स्पेसिफिक रेमेडी कहलाती है। अब S2 के स्फीयर जो उसका एक्शन स्फीयर है वो आपको पता चल गया कि कहां कहां ये काम करने वाली है। अब मैं अगर कल को बोलूं कि आप मेरे से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब किसी को मान लो कोई गायनी पेशेंट है, उसको लिक्यूरिया पोजिशन है, उसको मेट्रोहेजिक कंडीशन है, उसको क्रिप्टोमोनोटिक कंडीशन है, उसको एमनोरिक कंडीशन है, आप मेरे से फार्मूला पूछेंगे तो मैं हर बारी आपको बोलूंगा कि S2 प्लस रेड इलेक्ट्रिसिटी दे दो, S2 प्लस रेड इलेक्ट्रिसिटी दे दो। तो वो आपके माइंड में, आप मेरे से 10 बीमारी पूछेंगे, 100 बीमारी हुई गायनी से पूछेंगे, आपको S2 का यूज उसके अंदर होगा ही। मैं यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लूइड की बात करूं तो रेड इलेक्ट्रिसिटी साथ दे रहा हूं, नहीं मेरे को पॉजिटिव और नेगेटिव पता चल रहा, मैं S2 प्लस W दे रहा हूं। तो भी एवरी टाइप ऑफ मेल डिजीज में S2 अकेले में भी 90% बीमारियों को हील करने की पावर रखती है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मेरे को S2 को ही सिलेक्ट करना है गायनी के लिए। आगे चलते S3 आ गया। S3 में भी बोला ग्लैंडुलर सेकंड रेमेडी, मेल गनेडोट्रोपिक हार्मोन, गनेडोट्रोपिक के ऊपर जो वर्क करने वाली रेमेडी है वो हमारी S3 है, बोल दिया गया। अच्छा, S3 को बोला गया कि ये हमारी एक्सक्रीटरी के ऊपर भी वर्क करती है, एक्सक्रीशन के ऊपर, चाहे वो स्वेटिंग हो, चाहे वो यूरिनरी अपरेटस हो, राइट। तो अच्छा, यहां मेल और फीमेल स्पेसिफिक रेमेडी बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये कदापि ना मत इसको लीजिएगा कि S1 को हम मेल में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या S3 को फीमेल में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ब्लैडर की बात भी कही है, तो ब्लैडर तो दोनों में सेम रहेंगे ना। पर इसने सेकेंडली ये बोल दिया कि ये विशेषकर मेल के गनेडोट्रोपिक मेडिसिन है। तो बच्चे से लेकर के बड़े तक जितने भी मेल की प्रॉब्लम होती है यूरोजेनिटल को लेकर के, उसके अंदर मैं S3 की प्राइमरी सिलेक्शन करूंगा ही। अगर मेरे को पता चले अगर मैं S3 इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं रेड इलेक्ट्रिसिटी को कर रहा हूं, उसके साथ मैं ब्लू इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव को कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं दोनों को तो मैं W को इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मैं S3 प्लस W को किसी भी पेशेंट में मेल में उठा करके दे दूं तो मेल की 99% डिजीज में उसको अकेले ये फार्मूला ही काम करने का एक अपनी कैपेसिटी रखता है, राइट। इसके बाद S3 के बाद फिर आपका S5 आता है।
राइट। अब यहाँ मैं थोड़ा सा रुक करके आपको बताऊं कि जब मेरे को पता चल गया मेल और फीमेल की रेमेडी बन गई है, ये वाली फैमिली मेन है, तो मेरे को बार बार ये पूछने की जरूरत है कि सर लिकोरिया में क्या दूं, सर इम्पोर्टेंसी में क्या दूं, या प्री इजैकुलेशन के अंदर क्या दूं, या सपर्मेटोरिया के अंदर क्या दूं, या मेट्रोहेजिया के अंदर क्या दूं, लिकोरिया के अंदर क्या दूं। तो सर अगर लिकोरिया की बात आएगी तो मेरे को पता चलना चाहिए कि फीमेल की S2 जो है बेस्ट रेमेडी है, तो मेरे को वो सबसे पहले क्योरिंग के लिए लेनी है। अगर मेल में मतलब कि सपर्मेटोरी कंडीशन सामने आ रही है या उसको इम्पोर्टेंसी आ रही है, तो मेरे को S3 को सबसे पहले चूज करना ही है। एक मेडिसिन पर्टिकुलर बना दी, अब उसमें कंफ्यूजन हो जाए तो मैं बोल नहीं सकता, राइट। अब मैंने बोला कि मैंने मेल और फीमेल का फॉर्मूला बनना शुरू हो गया। फिर उसके बाद S5 आती है। S5 हमारी नंबर 1 मेटाबॉलिक रेमेडी कहलाती है। नंबर 1 मेटाबॉलिक माना जाता है कि जितनी भी हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं उसके अंदर हमारा सबसे पहले अगर कोई सिस्टम प्रभावित होता है तो वो हमारा मेटाबॉलिक फंडा, मेटाबॉलिज्म जो सा वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। और इलेक्ट्रो के अंदर खास करके माना जाता है कि हर बीमारी के पीछे सबसे पहले अगर कोई चीज हमारी डिस्टर्ब होती है तो वो इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी को रिकूप अगर करना है तो हमारी S5 सबसे बेस्ट रेमेडी है। सेकंड नंबर के ऊपर अगर बोला कि S2 S3 एज ए ग्लैंडुलर मेडिसिन काम प्रॉपर नहीं कर पाती है तो वहां आप उन दोनों को छोड़ दीजिए, मेल और फीमेल भी छोड़ दीजिए, आप S5 को अकेले ले लो उनके अंदर। तो इसको हम सेकंड नंबर के ऊपर मेटाबॉलिक के बाद ग्लैंडुलर रेमेडी भी बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है S6 का। S6 को किडनी की विशेष दवा माना जाता है। किडनी अकेले किडनी नहीं, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर इसकी विशेष दवा माना जाता है। और S6 को ही माना जाता है कि ये जो है वो ग्लैंडुलर कंडीशन अगर हमारी जो S5 के अंदर हम 100% कवर नहीं कर पाते हैं, कवर कर लिया हमने पर उसमें कुछ रेपिटेशन बार बार हो रहा है, उस कंडीशन में हम S5, S2 और S3 को भूल जाते हैं। वहां हम फिल्ट्रेशन, एंटी टॉक्सिक मेडिसिन S6 का इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर के जो सब वो आपको उसके अंदर भी रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो KUV की किडनी यूरेटर ब्लैडर की जो फर्स्ट रेमेडी हमारी आई वो कौन सी आई? S6। इसका मतलब क्या, S6 हमारी सिलेक्शन में हमें पता चल गया इसका जो सफियर ऑफ एक्शन है वो KUV मेन है। अगर KUV मेन के साथ साथ अगर मेरे को लगता है कि S5 ने ग्लैंडुलर कंटेंट की हीलिंग कर दी, क्योरिंग कर दी, उसके बाद भी कुछ छोटी मोटी जो कॉम्प्लिकेशन रहती है उन कॉम्प्लिकेशन को भी S6 को देने के बाद हम कवर कर सकते हैं। S10 मेटाबॉलिक सेकंड रेमेडी, इसको यूनिवर्सल मेटाबॉलिक रेमेडी भी बोला जाता है। जैसे S1 को यूनिवर्सल रेमेडी बोला गया ना, इसको यूनिवर्सल मेटाबॉलिक रेमेडी भी बोला जाता है S10 को, राइट। S10 एक S1 और S10 एक ऐसा युगल है क्योरिंग के अंदर। बोला जाता है कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, कोई भी आपका दिमाग चल ही नहीं रहा है, आपको कुछ पता नहीं है इलेक्ट्रोपैथी का, मात्र आपके पास दो मेडिसिन पड़ी हुई है S1 और S10, इसको भी आप वाइस वर्सा ऑल्टरनेटिव के अंदर इस्तेमाल करके बहुत सारी बीमारियों को 80 to 90% तक हील करने में मदद मिल सकती है। हो सकता है थोड़ा टाइम प्रोलॉन्ग लगे। S11 फिर दोबारा से एक स्पेसिफिक बना दी हमारे किसके लिए? एंटी वॉमिटिंग, एंटी अमेसिस, इसको एंटी माल्टेमार करके इसका इटालियन नाम रखा गया है, AMM करके। तो उसका मतलब ये है कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर ओवर एक्साइटमेंट फैक्टर, चाहे वो किडनी का हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम का हो, चाहे वो GIT का हो, चाहे हार्ट का हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हो, इन सब की एक्टिवेशन को के कारण जो हमें वर्टिकल कंडीशन बनती है, जब नोजियल कंडीशन बनती है, जब वॉमिटिंग आ जाती है, उसमें S11 अकेले काम करती है, क्योरिंग का काम करेगी। एनी टाइप ऑफ वॉमिटिंग, आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल सिकनेस हो रही है, S11 इस्तेमाल करके देखिएगा। ग्रेविडेरम है, लेडी कंसीव कर चुकी है, उसको हाइपरमेसिस हो रहा है, आप उसके अंदर S11 इस्तेमाल करके देखो, आपको वहां भी रिजल्ट मिलेंगे। एक कॉमन वॉमिटिंग आ रही है, आपको कुछ गलत खा पी लिया, तो
तभी आप S11 को लेंगे, तुरंत आपको उसके अंदर राहत मिलेगी। एक होता है ओवर एक्साइटमेंट फैक्टर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, उसके कारण अगर वर्टिगो बनता है, नोजल कंडीशन बनती है, तो S11 ही हमने देना। S12 हीलिंग फॉर आई स्पेशल, हमारी आंखों के लिए। अगर आंख की कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे को लगता है कि S12 को ही आप कॉमनली इस्तेमाल करके देखेंगे तो 99% जो आंख की समस्याएं होती है वो अकेले S12 से ही अच्छी की जा सकती हैं। S-लास, ये नो की नो हीलिंग की मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। S-लास हमारी एंटी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कब बनती है? जब हमारे शरीर के अंदर एक, जिसको होता है ना ओवर एक्साइटमेंट का फैक्टर, उस लेवल पे पहुंच जाता है जिसमें हम वर्टिगो के अंदर जाने वाले हैं। उससे पहले जो सबसे बड़ा इसका दबाव, प्रेशर पड़ता है वो हमारे GIT के ऊपर पड़ता है। जितने भी वर्टिकल कंडीशन बनेगी, नोजल कंडीशन बनेगी, GIT के ऊपर उसका जो है वो प्रभाव पड़ता है। GIT में भी जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ऊपर इसका प्राइमरी इंपैक्ट पड़ता है। और लार्ज इंटेस्टाइन इसका स्पेसिफिक टारगेट है, क्योंकि एंड में आकर के चाहे हम पजल हो, नर्वस हो, उससे करके सबसे पहला दो ही फैक्टर हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या फिर प्रोफ्यूज डायरी कंडीशन हो जाती है। कुछ लोगों में डायरी कंडीशन भी देखने को मिलती है, पर मैक्सिमम लोगों में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। इसलिए मैटी जी ने S-लास, सलास लासाटिबो को एक स्पेसिफिक एंटी कॉन्स्टिपेशन रेमेडी बना दिया। तो ये 9 हमारी मेडिसिन थी, राइट। तो मैं आपको बोलता हूं कि किडनी का फार्मूला बनाओ, कौन सी मेडिसिन सिलेक्ट करोगे आप क्योरिंग के लिए? S6, राइट। मैं आपको बोलता हूं कि मेल गनेटोट्रोपिक फार्मूला बनाना है, इंपोर्टेंस के लिए बनाना है, तो आप एकदम से कहां जाओगे? S3 के ऊपर जाओगे, राइट। फीमेल के लिए आप S2 के ऊपर जाओगे। फिर मैंने बोला कि जब हमारी जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस ये सारी चीजों में हो रही है, इन चीजों में सारे के सारे मेटाबॉलिक फैक्टर डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, तो हमें मेटाबॉलिज्म को सबसे पहले क्योर करना है। तो आप कौन सी मेडिसिन को सिलेक्ट करोगे? जो फर्स्ट मेटाबॉलिक रेमेडी मैंने आपको बताई S5। इन 9 मेडिसिन की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को दिन में एक बार गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर आप अगर बार बार एक पन्ने को खोल करके पढ़ेंगे, कभी भी आपको चांस मिलता है तो आप उठा करके जो इसके 4-5 पन्नों के अंदर ब्रीफिंग किया गया है उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपने आप ही आपके दिमाग में एक स्विच ऑन हो जाएगा। आप उसके बारे में जब भी जिक्र करोगे, एक कंप्यूटर आपका मेमोरी के अंदर आपका कंप्यूटराइज चिप फिट हो जाएगा। जब भी आप करेंगे मेटाबॉलिक फैक्टर की बात तो आप एकदम से S5 की तरफ भागेंगे। जब गनेटोट्रोपिक्स की फीमेल की बात करोगे S2 की तरफ भागोगे। आप बोलेंगे कि कॉमन अगर बॉडी की जितनी भी सिवियरिटी है, मेरे को कोई चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो एकदम से S1 की तरफ को भागोगे। तो फार्मूला बनाना क्या इतना मुश्किल काम हो सकता है? अब C और S ग्रुप के अंदर आपस में रिलेशन भी है। S की जो वाइस वर्सा रेमेडी C ग्रुप की मानी जाती है वो S1 की मानी जाती है C1, S2 की C2, C3 की S3 की C3। फिर C4 बीच में एक रेमेडी आई तो उसका टोटल स्फीयर ऑफ एक्शन बदल गया। हमारे स्केलेटल सिस्टम के लिए मैटी जी ने एकमात्र मेडिसिन बना दी कि जितनी भी बोन्स की प्रॉब्लम आई, कैरी से लेकर के, आर्थराइटिस से लेकर के, फिर ज्वाइंट्स डिस्टॉर्शन से लेकर के, अब जहां भी बोन इन्वॉल्व होती है वहां केवल C4 का इस्तेमाल करो। S5 का वाइस वर्सा C5, S6 का वाइस वर्सा C6, राइट। और S10 का वाइस वर्सा C10। S10 का वाइस वर्सा C10 मींस जहां जहां आप S10 को सिलेक्ट करने वाले हैं वहां वहां आप C10 को अगर साथ ले लेते हैं उसके ऑल्टरनेटिव में, तो आपको जो मेटाबॉलिक यूनिवर्सल है उसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। S1 S10 ऑल्टरनेटिव C10। पर यहीं पे मैं आपको रोक करके एक बात और बताऊंगा कि कुछ रेमेडी ऐसी हैं C ग्रुप की, हम आपस में उसको मिलाने की भी कई जगह मैटी जी ने भी उसका इस्तेमाल किया है। वो मात्र हमारी C10 एक ऐसी रेमेडी है जिसको S10 के साथ भी उन्होंने
मिला करके रिजल्ट लिए हुए हैं, राइट। तो यहां भी कल को कहीं फार्मूला में आपको ये नजर आए कि S10 के साथ C10 है, तो आप ये मत कभी भी सोचिए कि नहीं, शर्मा सर ने तो बोला था कि नहीं, आपको C के साथ S को कभी मिक्स करना नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि बेनेरियो ग्रुप है, उसको मैंने परफेक्टली आपको क्योरिंग ग्रुप के साथ, हीलर ग्रुप के साथ यूज करने की सलाह दी। तो इसका मतलब क्या है कि बेन को हमेशा आप C ग्रुप के साथ इस्तेमाल करेंगे। उस तरीके से S10 और C10 अकेले अकेले भी इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं और दोनों को मिक्स भी किया जा सकता है। इसके बाद S10 तक हमारा आगे करेक्टर खत्म हो गया। उसके अलावा जितने भी हमारे बचे S12, S11, अगर उसके अंदर हमें क्योरिंग लेनी है तो उसके वाइस वर्सा हम कहां आएंगे? C1 के पास आएंगे। अगर हमें अकेले सिस्टमिक ग्रुप को इस्तेमाल करना है, ए ग्रुप को इस्तेमाल करना है, तो अगर हम उसका हीलर चूज करेंगे तो कहां जाएंगे? अगर A1 है तो C1 के पास जाएंगे, अगर A2 है तो C2 के पास जाएंगे, अगर A3 है तो हम C3 के पास जाएंगे। अगर पेट्रोल ग्रुप हीलर के रूप में हम इस्तेमाल कर मींस एज ए सिस्टमिक ग्रुप इस्तेमाल कर रहे हैं, P1 कर रहे हैं तो C1 के पास जाओ, P2 कर रहे हैं तो C2, P3 तो C3, P4 तो C4। आप ऐसे करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके वाइस वर्सा आपस के चेन ग्रुप है, राइट। अब आगे चल करके C10 तक तो आगे बात हमें समझ में आ गई। S11 और S12 में मैंने बोल दिया आप C1 के पास चले जाइए। अब C13 क्यों बनाई? C13 मैटी जी ने हमारे थ्रोट सेगमेंट को इसकी हीलिंग का एक विशेष, उन्होंने बोला कि जितनी भी हमें समस्याएं होती हैं, चाहे हम बुखार हो जाए, चाहे हमें कोई डायरी कंडीशन हो जाए, तो हमारा गला जो है वो सबसे सेंसिटिव चीज है और गले के ऊपर हर चीज का, हर बीमारी का इंपैक्ट आता ही है। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर थ्रोट के लिए मेडिसिन बना दी जिसका उन्होंने नाम C13 दे दिया, राइट। उसके अलावा हमने मैटी जी ने देखा कि जो GIT हमारा बहुत प्रोलॉन्ग सिस्टम है, राइट, इसका हमारे लिप्स से स्टार्ट हो जाता एनाल कैनाल तक पहुंचता है। तो उन्होंने इस सेगमेंट को क्योरिंग करने का, जो हीलिंग करने का, दो सेगमेंट में इसको डिवाइड किया। एक हमारे लिप्स से लेकर के हमारे ऑरिफिक्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि हमारा जो ड्यूडेनल है उस ऑरिफिक्स तक जो सा है वो हमारा एक पार्ट माना गया है। उस स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट से लेकर के जेजुनम से क्रॉस होते हुए आगे एनाल कैनाल तक उसको दूसरे पार्ट में कर दिया। अब जो लोअर हमारा एब्डोमेन रहता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से एनाल कैनाल तक, इसके ऊपर मैटी जी ने पर्टिकुलर C10 का एक स्पेशल मार्का दिया हुआ है कि इसके ऊपर C10 हम इस्तेमाल करवाएंगे। और जो लिप्स से लेकर के हमारे ऑरिफिक्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां तक। आपने जब इसकी वो आगे जो बता रहे थे थोड़ा सा अंग्रेजी में बता देंगे तो अच्छा रहेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की और कुछ हिंदी में बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया तो। सर जब स्मॉल इंटेस्टाइन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको ऑरिफिक्स, जहां से हमारा स्टमक का पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ओपन होता है, राइट, उससे जो पहले का स्टमक का जो लास्ट एंड है उससे लेकर के, यानी कि हमारे माउथ से लेकर के जो स्टमक के उस एंड तक, लास्ट एंड तक जो हिस्सा है उसको अपर एब्डोमेन के अंदर उन्होंने बोल दिया। मैटी जी ने बोला कि अपर GIT, नॉट एब्डोमेन, अपर GIT। एब्डोमेन तो हमारा ये हिस्सा आ गया ना, और अपर ये हो गया जो नाभि से ऊपर है, लोअर जो नाभि से नीचे है। मगर अपर GIT जिसको उन्होंने बोला है वो हमारा माउथ से लेकर, लिप्स से लेकर के ऑरिफिक्स ऑफ ड्यूडेनम, जो ड्यूडेनम का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है वहां तक का जो हिस्सा उसको अपर GIT माना गया है। अपर GIT के लिए C15 को मैटी जी ने स्पेसिफिक इसके लिए बनाया, उसकी हीलिंग के लिए इसको बनाया। कहने का मतलब यह है कि आपको पता चलता है लिप्स की प्रॉब्लम है, माउथ की प्रॉब्लम है, ऑइसोफेजियल प्रॉब्लम है, स्टमक की प्रॉब्लम है, अगर इसके अंदर किसी क्योरिंग मेडिसिन को आपको, हीलिंग मेडिसिन को आपको लेना तो C15 आप लेंगे। इसके अलावा जो ऑरिफिक्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां से पेट खत्म हो गया और इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी, उससे लेकर के एनाल कैनाल तक, एनस तक जो हमारा एरिया उसको हम लोअर GIT बोलते हैं। लोअर GIT के लिए C10 बनाया गया। अगर लोअर GIT की हीलिंग की बात कहीं भी आती है तो वहां जो फर्स्ट प्रेफरेबल कैंसरसो ग्रुप की मेडिसिन रहेगी वो C10 रहेगी, राइट।
अब मैंने C10 का भी आपको बता दिया और C15 का भी आपको बताया। अब रही C17 लास्ट में। C17 मेरी नजर में एक ऐसी मेडिसिन है जिसको मैं सबसे ज्यादा पावरफुल मेडिसिन मानता हूं। इन केस जब भी आपके शरीर में कोई एबनॉर्मलिटी आती है, कोई भी आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी घर अपना बनाना शुरू करती है, तो वो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन पैदा करनी शुरू कर देती है। कोई मवाद, कोई ऐसी चीज जिसको आपके शरीर के अंदर नहीं रहना चाहिए, उसको बाहर निकल जाना चाहिए, जब वो शरीर के अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाती है, इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक बॉडी। जो टॉक्सिक बॉडी है उसको डिटॉक्स करने का जो काम करती है वो C17 करती है। C17 अकॉर्डिंग टू मैटी हमारे जितने भी टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है, वो सबसे बड़ा तंत्र हमारा कौन सा है? यूरोजेनिटल मींस रीनल सिस्टम हमारा, जो किडनी यूरेटर ब्लैडर है। पर्टिकुलर उस हिस्से को अंदर कोई मवाद जमा ना हो जाए, उसको डिटॉक्स करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो C17 मैटी जी ने पर्टिकुलर उस चीज के लिए इस्तेमाल की है। उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा, उन्होंने बोला कि इसको मैंने डिटॉक्स किया, पर मैंने पाया कि इसको होल बॉडी को डिटॉक्स करने का काम जो सा वो इंडिया के अंदर खास करके जो इसका एनवायरमेंटल और टेम्परामेंट इंडिया का है, उसके अनुसार C17 सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। राइट, मैं क्या करता हूं, अब पहले हम कंक्लूड करें दो फैक्टर को, हीलिंग ग्रुप को और क्योरिंग ग्रुप को। क्योरिंग ग्रुप को मैंने लिया एक को, मैंने अभी आपको बताया फार्मूला कैसे बन गया। मैंने बोला किडनी का फार्मूला बनाना है, मैंने उस तरफ S6 को सिलेक्ट कर लिया क्योरिंग के लिए, और C6 को मैंने सिलेक्ट कर लिया उसका वाइस वर्सा हीलिंग के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, किडनी की जो स्पेसिफिक इसके अंदर बोला S6 है। राइट, फिर मैंने इसके लिए लेना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लूइड। मैंने पाया जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लूइड है, मैंने पाया इसकी मेरी रिक्वायरमेंट जो किडनी की है, मान लो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जो सी वो मेरी स्पेशल इलेक्ट्रॉन फ्लूइड है, वो मान लो रेड इलेक्ट्रिसिटी है, मैंने S6 के साथ रेड को ले लिया। उसके बाद C से अगर वहां रेड लिया, रेड की वाइस वर्सा जो येलो इलेक्ट्रिसिटी है और ब्लू की वाइस वर्सा ग्रीन है, तो मैंने अगर वहां रेड चूज किया तो वहां मैंने ग्रीन इलेक्ट्रॉन फ्लूइड को ले लिया। अब मैंने किडनी का एक विशेष फार्मूला बना लिया, S6 प्लस रेड इलेक्ट्रिसिटी, C6 प्लस येलो इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं ये मेरा एक कैनवस जो मैंने फार्मूला बनाने का टेक्निक बताया था, ये मैंने इसमें आपको कंक्लूड किया। अब इसमें एक चीज छूट रही है दोनों में। एक में मैंने हाइड्रेटिक इफेक्ट जरूर डालना है, वो मैंने जो हीलर के अंदर डालना है, तो मैंने C6 प्लस बनेरियो 1 प्लस येलो इलेक्ट्रिसिटी एक कंपोजिशन कर दिया, और ऊपर S6 प्लस रेड इलेक्ट्रिसिटी था। इसके साथ मैंने अब उस कंपोनेंट को साथ में जोड़ना है जो किडनी के फंक्शन को एनहांस करने का काम करता है। किडनी के फंक्शन को एनहांस करने का काम सबसे बड़ा अगर करता है वो डिटॉक्स ब्लड, जो मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पूरे बॉडी से घूम करके फिल्टर होने के लिए किडनी के अंदर आता है, तो वो उसके फैक्टर को सुपर एक्साइट करता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं S6 के साथ A ग्रुप की ब्लड की कोई ऐसी रेमेडी जरूर लूंगा, चाहे A1 लूं, चाहे A2 लूं, चाहे A3 लूं। मैं कर दिया, मान लो A1 मैंने ले ली, S6 प्लस A1 प्लस रेड इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड कंपोजिशन C6 प्लस Ven1 प्लस येलो इलेक्ट्रिसिटी। अब दोस्तों ये मेरा किडनी का फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं नजर आ रहा है। राइट, ऐसे ही मानो मैंने बोला कि गोनेटोट्रोपिक फॉर फीमेल बनाना है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फीमेल बेस्ट रेमेडी S2 को लिया, उसके वाइस वर्सा C2 को ले लिया दूसरे कैनवस में, प्लस मैंने अगर वो ग्लैंड के साथ चल रही है तो मैंने ग्लैंडुलर स्पेसिफिक S2 के साथ कौन सी मेडिसिन ले ली, L ग्रुप की स्पेसिफिक सिस्टमिक मेडिसिन ले ली, और साथ में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लूइड मानो मैंने रेड इलेक्ट्रिसिटी ले लिया। S2 प्लस L1 एक फार्मूला बन गया, वहां C2 प्लस Ven1 हेडेटिक की मेडिसिन में वहां 100% लगाने वाला हूं, मैंने Ven1 लगा लिया, प्लस अगर मैंने वहां रेड इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की, यहाँ येलो इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ फार्मूला क्या बन गया, S2 प्लस L1 प्लस ब्लू रेड इलेक्ट्रिसिटी, C2 प्लस Ven1 प्लस येलो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये फीमेल का एक कंप्लीट फार्मूला। मैंने चलो लिवर सिरोसिस का फार्मूला बनाना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लिवर क्या चीज है, मेटाबॉलिक फैक्टर का जो सबसे बड़ा
अगर अंग कहलाता वो कौन कहलाता, लिवर, राइट। तो लिवर की सबसे पहले रेमेडी मैंने जो सिलेक्ट करनी, मेटाबॉलिक रेमेडी सिलेक्ट की लिवर के लिए S5 की। और लिवर अपने आप में एक ग्लैंड है, अगर ग्लैंडुलर के साथ वो जुड़ रही है तो मैंने एक स्पेसिफिक मेडिसिन L ग्रुप, प्लस मैंने उसके साथ ले लिया जो GIT स्पेसिफिक जो सी वो मेरी इलेक्ट्रिन फ्लूइड है, वो मेरी BE और GE है। तो मैंने क्या किया, S5 प्लस L1 प्लस ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, ये मैंने उसको ले लिया। दूसरे अदर एंड में मैंने क्या किया, C5, S5 के लिए C5 प्लस बनेरियो 1, यानी कि मैंने फिर एडिटिक इफेक्ट को यहां ले लिया। उसके बाद फिर मैंने तीसरे नंबर के ऊपर उसकी, अगर मैंने वहां ब्लू इलेक्ट्रिन फ्लूइड लिया तो यहां मैं क्या करूंगा, ये उसके वाइस वर्सा ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी लूंगा। तो यहां मेरा फार्मूला C5 प्लस Ben1 प्लस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। अगर लिवर सिरोसिस की पोजीशन, लिवर कैंसर की पोजीशन चल रही है तो मैं क्या करने वाला हूं, S5L1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, C5 Ben1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेरा लिवर का फार्मूला बन गया, राइट। अब मैं बोलूंगा कि हार्ट के रिगार्डिंग, राइट। अब हार्ट के रिगार्डिंग, अब मेरे को सबसे पहले हार्ट को मेरे को ये जानना है कि हार्ट का जो संबंध है वो मेरे किस सेगमेंट के साथ ज्यादा है। अगर हार्ट की भी आप बात करेंगे तो उसका भी मेटाबॉलिक फैक्टर के साथ आपको ज्यादा संबंध मिलता है। तो जो फर्स्ट मेटाबॉलिक रेमेडी मेरे को मिली S5, फिर मैंने हार्ट की स्पेसिफिक मेडिसिन जो उसके लिए बनाई गई है, मान लो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की A1, 2, 3, अगर रिक्वायरमेंट मेरे को A1, 2 की है तो मैं A1 या A2 सिलेक्ट करूंगा। अगर मेरी रिक्वायरमेंट दोनों A1 और A2 में मेरे को पता नहीं चल पा रहा है तो A3 कॉमन जो सी सिलेक्शन मेरी रहेगी, S5 A3 प्लस अब जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके लिए रेड इलेक्ट्रिन फ्लूइड प्लस अल्टरनेटिव जो उसका येलो इलेक्ट्रिन फ्लूइड है, ये फर्स्ट चॉइस आती है। सेकंड फिर ब्लू आती है। ब्लू तब तक इस्तेमाल नहीं हमने हार्ट के अंदर करनी जब तक हमें उस सेगमेंट में एंटीकोगुलेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिजीज में हमें ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो मैं वहां रेड इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं कर सकता, वहां मैं किसकी इस्तेमाल करूंगा, ब्लू इलेक्ट्रिन फ्लूइड को, क्योंकि वो एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी रखती है। मगर हार्ट का फार्मूला कैसे बन गया, S5 A3 प्लस रेड इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी तरफ C5 प्लस Ben1 प्लस येलो इलेक्ट्रिसिटी, क्यों वहां रेड हुई यहां येलो, राइट। तो एक फार्मूला आपके पास हार्ट का बन गया। तो इसी तरीके से आपके पास हीलिंग का और क्योरिंग का इस ग्रुप में छोटी छोटी जो बातें हैं किसके ऊपर पर्टिकुलर काम करता है वो आपको इसमें से मिल गई है। उसके बाद फार्मूले के लिए आपको कैनवस तैयार हो गया, आपको मालूम है कि मेरे को क्योरिंग ग्रुप बनाना है और उसका वाइस वर्सा हीलिंग ग्रुप बनाना है। तो इस तरीके से करके अब मैं इसको कंक्लूड करूंगा सिलेक्शन ऑफ रेमेडी को। अभी मैंने आपको बोल दिया, हार्ट का भी बता दिया। अगर लंग्स की पोजीशन है तो मैं लंग्स का देखूंगा, लंग्स का जो सेगमेंट है ये पर्टिकुलर किस पॉइंट के साथ बिलोंग करता है। जैसे मैंने हार्ट का किसके साथ बिलोंग किया, हमारे मेटाबॉलिक फैक्टर के साथ, राइट। अब मैं जब चेस्ट की बारी आएगी तो इसको किसके साथ करूंगा, ये प्राइमरली मेरे जो मतलब कि इसका, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को आगे सप्लाई करना। इसका एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ हमारा संपर्क आ जाता है, राइट। तो जब एनवायरमेंटल की बारी आएगी तो उसका संबंध हमारे GIT से पहले आएगा। तो मैं क्या करूंगा, जब लंग्स की कोई मैं फॉर्मूला तैयार करूंगा तो मैं मेटाबॉलिक से को छोड़ करके GIT की तरफ का एक मैं पॉइंट पकड़ूंगा। तो GIT में अगर मेरे लिए S1 सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, मान लीजिए, तो मैं क्या करूंगा, S1 प्लस P ग्रुप में से जो भी मेरे को मेडिसिन सेगमेंटल चाहिए, P1 ये आपको बताया है, इसके अंदर बताया जाएगा, इसके अंदर बताया है कि P1 कहाँ काम करती है। अगर मान लीजिए बच्चे हैं तो उसके अंदर P1 काम करती है या नहीं करती है। अगर कोई फीमेल है या कोई इन्फेंट है, छोटा बच्चा है, तो उसके लिए क्या P2 काम करती है या P3 काम करती है, वो सारा इसके अंदर है। अगर मैं S1 प्लस P1 प्लस रेस्पिरेटरी ट्रैक की स्पेशल इलेक्ट्रिन फ्लूइड, उसमें भी ब्लू और GE को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूं, तो मैं क्या करूंगा, S1 प्लस P1 प्लस ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, ये मेरा चेस्ट का मेन फार्मूला बन गया। मैंने लगभग हर सेगमेंट का एक एक एग्जांपल लिया फार्मूला बनाने के लिए।
मैंने आपको फॉर्मूला, अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, मैंने फॉर्मूला बताया आपको उसके लिए कि आपको फ्रेमवर्क कैसे तैयार करना है। मैंने उसके अंदर दो चीजें, 2 फ्रेम आपको बना दिए मेन, राइट। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दिए कि ये हमारे 8 ग्रुप है, इनकी डिवीजन ये है, राइट। एंड में आकर के मैंने आपको 5-6 पर्टिकुलर फार्मूला हर सिस्टम का, किडनी का बना दिया, हार्ट का बना दिया, लिवर का, जीआईटी का बना दिया, फिर उसके बाद आपको जो सा लंग्स का बना दिया। तो इस तरीके से नर्वस सिस्टम का भी आपको आ जाता है। नर्वस सिस्टम भी हमारा जो सा मेटाबॉलिक फैक्टर के साथ जुड़ेगा, राइट। तो मेटाबॉलिक फैक्टर में हम S5 को सबसे सर्वोपरि मान करके चलते हैं। तो S5 सिस्टमिक मेडिसिन ऑफ ब्रेन मींस नर्वस सिस्टम F1 प्लस जो इसकी इलेक्ट्रल फ्लूइड बोली गई है फर्स्ट चॉइस WE, यानी कि जो न्यूट्रल मेडिसिन है नर्वस सिस्टम के लिए उसको फर्स्ट चॉइस माना गया है, राइट। या सेकंड चॉइस होती ऑल नेगेटिव इलेक्ट्रल फ्लूइड। अगर दोनों फार्मूला में आप नेगेटिव फ्लूइड भी सिलेक्ट कर लेते हैं, G और Y में से एक, और आप हीलिंग के, क्योरिंग के साथ आप न्यूट्रल इलेक्ट्रल फ्लूइड को चूज कर लेते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम का फार्मूला बन जाता है, राइट सर। दोस्तों अब जो हम इसको कंक्लूड अगर करें आज के इस पूरे जर्नी को, जो मैंने अभी अभी आपसे इस सेगमेंट को किया, अब आपको फार्मूला बनाने का सिलेक्शन ऑफ रेमेडी अभी जो खत्म हुआ, फिर उसके बाद डाइल्यूशन, फिर उसको कौन सी डिजीज के लिए कौन सा डाइल्यूशन, आगे जोड़ लो अपने आप, इसको करबद्ध करके एंड आकर के आपका सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का टॉपिक इसके साथ खत्म होता है, राइट सर। अब चलते चलते 2 मिनट का एक पॉइंट मैं और बोलूंगा। अब इसको मैं तीनों दिन को आपस में उनकी कड़ियां जोड़ देते हैं, एक माला बना देते हैं। मैंने दोस्तों बोला था आपको स्टार्ट करते वक्त, अगर आप इन 3 चैप्टर को भली भांति अंडरस्टैंड करेंगे तो आप बहुत जल्दी अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर एक आपको अच्छा वेरी वेल अपीयर्ड प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, आप लोगों की सेवा कर पाएंगे। उसके लिए आपको जरूरत है आपके डायग्नोसिस को अलग हट करके परफेक्ट करने की। अलग हट करके मैंने एक शब्द क्यों बोला, क्योंकि हमने दूसरे डॉक्टर से अपने आप को अलग करना है। कैसे करना है? बाय टेम्परामेंटल स्टडी प्लस बाय पल्स डायग्नोस्टिक, राइट। मैंने अपने आप के डायग्नोज को कर लिया, उसके बाद फिर मैंने सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के ऊपर चला गया। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी मैंने एज ए एक्सपर्ट होने में 6 महीने से 1 साल से ऊपर टाइम नहीं लगेगा। आई होप आप इसको इन तीनों कड़ियों को जब जोड़ करके देखेंगे तो आपको आने वाले समय में आपका फ्यूचर ब्राइट ही नजर आएगा। एक पॉइंट कंक्लूजन का। दूसरा पॉइंट दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि अगर आपके पास सारे टूल बहुत बढ़िया है, डायग्नोज बढ़िया है, सिलेक्शन बढ़िया है, नॉलेज आपका बढ़िया है, एंड में आप लास्ट में आकर के देंगे क्या? देंगे तो मेडिसिन ना। अब आपको ये इंश्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसी मेडिसिन को सिलेक्ट करें जो मेडिसिन 100% क्वालिटेटिव होने की एक आपके सामने प्रस्तुति करती है, ठीक है। उसको आप 2-3 छोटे छोटे पॉइंट माइंड में रखेंगे। जो इलेक्ट्रो की मेडिसिन है वो 100% फ्रेश प्लांट से बनाई जाती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैटी जी ने। और मैटी जी के इस सिद्धांत के अनुसार ही हम चंबा में जो हिमालयन और सब हिमालयन रेंज में हमारा ये पूरी स्टेट आपको नजर आती है, इसके अंदर हम 114 के 114 जड़ी बूटियों को फ्रेश के अंदर कलेक्ट करके ही हम मेडिसिन बनाते हैं। उसका कारण है, आपने इलेक्ट्रोपैथी के अंदर पढ़ा, जो इलेक्ट्रोपैथिक सब्जेक्ट है ये हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओड फोर्स, ओडिक फोर्स के ऊपर। ओड फोर्स का मतलब आदि अनादि शक्ति। क्या कभी मृत शरीर से आपको एक जिंदा शक्ति मिल सकती है? एक सूखे हुए प्लांट से, एक ड्राई प्लांट से आपको क्या उसकी जिंदा शक्ति, जीवन शक्ति उसको मिल सकती है? नहीं मिल सकती है दोस्तों। अगर कोई फार्मेसी ओरिजिनली आपको फ्रेश प्लांट से मेडिसिन बनाने का दावा नहीं करती है तो उसको तो एंटर करने से पहले आप नमस्कार कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, आप उस फार्मास्यूटिकल के पर्सन से ये क्लेम कर सकते हैं कि सर, डिमांड कर सकते, नोट क्लेम, ये डिमांड कर सकते हैं कि क्या आप हमें जो मेडिसिन बनाने की आपकी जो विधि है इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आप हमें दे सकते हैं, दिखा सकते हैं? क्या आप हमें लाइव हर्ब दिखा सकते हैं?
क्या आप हमें लाइव लैब दिखा सकते हैं? अगर वो इन 2 पॉइंटों को लेकर के आपसे सहमति करता है, आप उनके मेडिसिन फिर भी परचेज करने से पहले इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उसको बोलो कि मेरे को मैं आपकी लैब में आना चाहता हूं। मेरी तरफ से फॉर रविसन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक फार्मा आप कभी भी एनी टाइम मेरे को बिना बताए आओ। अदर फार्मेसी केवल हम भी वहां जाने की कोशिश करते हैं तो हमें बोला जाता है कि नहीं डॉक्टर साहब आने से पहले आप हमें इन्फॉर्मेशन दे देना, हम वहां होने चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है, राइट। मेरे यहाँ तो कई बार ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं विजिट करने के लिए कि मैं खुद अपने आप विजिट पे होता हूँ, कहीं मैं बाहर अपने टूर पे होता हूँ और यहाँ जो लोग आ जाते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं चंबा उठा करके अपने साथ में लेकर के आया हूँ। आप जाइए, हमारे यहाँ जो स्टाफ है वो भी इतना अपने आप में एक्सपर्ट है, वो जाएगा आपको अपने नेचुरल गार्डन के अंदर उन हर्ब को जितना समय आपके पास, आप मान लो सुबह आते हैं, आप बोलते हैं मैं शाम को चला जाऊंगा, आपके 4-6 घंटे हमारे साथ रहते हैं। 4-6 घंटे में अगर आपको 4-5-6 किलोमीटर की रेंज में जाकर के 15-20 प्लांटों को दर्शन करवा सकता है तो वो करवाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि आपको पुख्ता करना है कि मैंने लाइव प्लांट देखने हैं और लाइव लैब देखनी है। अगर इन पॉइंट को वो पूरा कर देता है, मान के चलो कि वो मेडिसिन बनाने की टेक्निक अच्छी है। नंबर 2 पे अगर वो आपको 1-2-3 डाइल्यूशन से ऊपर जाने की बात करते हैं तो भी उसको नमस्कार कर दो, बोलना वी आर नॉट होम्योपैथ, हम होम्योपैथ नहीं है, काइंडली आप हमें इलेक्ट्रोपैथी के अंदर ही रहने दो, राइट। जब आप इन 3 छोटे छोटे पॉइंट को एवेल्युएट करेंगे आपके पास गुड क्वालिटेटिव मेडिसिन अपने आप आएगी। जब गुड क्वालिटेटिव मेडिसिन आपके पास आएगी तो मैं दोस्तों आपको मैं दावे से बोल सकता हूं, एक बार रविसन का प्रोडक्ट आपके टेबल के ऊपर पहुंच गया उसके बाद आपके सारे इफेक्ट वर्क खत्म क्यों हो जाते हैं? बहुत से, अगर मैं दिन के अंदर बात करूं 12,000 डॉक्टर अगर हमारी सीरी में है मान लो, क्या मैं 12 के 12,000 डॉक्टर्स की हर रोज एक फोन अटेंड कर सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। आज हमारा इतना बिगर नेटवर्क है, कंसल्टेंसी नेटवर्क है। अगर आज हरियाणा की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा आप जाकर के डॉक्टर राजेश जी से, डॉक्टर सहगल जी से, डॉक्टर मोहन मेहरा जी से, ये जो डॉक्टर रोहेला जी, ये टीम हमारी है। आप पंजाब में बोलेंगे, बोले पंजाब में कहीं आना सर, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आप पंजाब में जाओ सर, आप चले जाओ मोगा में चले जाओ, डॉक्टर जगतार सिंह सेखों के पास चले जाओ, ठीक है। आपको कहीं बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही डॉक्टर जगतार जी इनकी अपनी टीम आपको बिठाएगी और पूरे पंजाब में जहां जहां भी आप विजिट, जितना समय आपके पास होगा विजिट आपको करवाएंगे। ये क्यों? क्योंकि हमने अपने सारे माहौल को ओपन रखा हुआ है। केवल बहुत सारे ग्रुप में लोगों ने मेरे को भी जोड़ा हुआ होता है तो वहां चर्चा क्या चलती है, रिजल्ट डाला जाता है। रिजल्ट डालने के बाद बोला जाता है, कुछ लोग बोलते हैं सर रिजल्ट के साथ जो आपने दवा दी वो भी लिख दीजिए, तो वो कभी अपना फार्मूला शेयर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उनको लगता है ये फार्मूला मैंने बना लिया, मेरे पास रहना चाहिए, जबकि रविसन परिवार में ऐसा नहीं है। सो दोस्तों, इन सब बातों के साथ हमारे 3 दिन की जर्नी बहुत बढ़िया से फिनिश हुई। आज हमने 4th बैच को जो सा वो फिनिश किया है।